ठीक है जी, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ट्रेनिंग में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है। अभी आ रही है सर। ठीक है। तो हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन, किस तरीके से नेटवर्क डिवाइसेस काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आईपी फॉरवर्डिंग। ठीक है, किस तरीके से आईपी फॉरवर्डिंग होती है। ठीक है। आईपी फॉरवर्डिंग में और नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन में ही आपके लेयर टू लेयर थ्री डिवाइसेस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। किस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आईपी के ऊपर, आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 को पढ़ेंगे। और फिर वर्जन 6 के बाद हम चले जाएंगे किस तरीके से आपके जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ये सारी कैसे वर्क करते हैं, हाउ एक्चुअली दे बिहेव, उनके जो पैकेट हैं उनकी फॉरवर्डिंग कैसे होती है। ठीक है। जब हम फॉरवर्डिंग को समझ लेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपनी सर्विसेज में, जिसमें आप राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस, SD-WAN और ये सारी सर्विसेज जो आप देखते हो। लेकिन एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, कि आपको जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में डिवाइसेस हैं क्या, क्यों बनाई गई, किस लिए वो, और कैसे वर्क कर पा रहा है। मीन्स जो लेयर बेस्ड जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, और ये जो लेयर्स हैं ये हमेशा हमारी जिंदगी में हमेशा काम आते रहेंगे। ठीक है। मेरे लाइफ में मुझे करीबन 27 साल हो गए, मैं आज तक उसी लेयर्स के मॉडल के ऊपर स्टक हूँ, जिसे आप लोग OSI मॉडल कह लेते हैं या जैसे आप TCP/IP मॉडल कह लेते हैं। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ की जो टेक्नोलॉजी को देखा है और जो समझा है और जितना भी मैंने इसको सीखा है, वो उन लेयरिंग आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, मीन्स कौन सी लेयर पे क्या काम होता है, कौन सी लेयर पे क्या काम होता है। ये बात मेरी आप समझेंगे जब हम लोग SD-WAN करेंगे। और आपने बहुत सारे टर्म्स सुने होंगे, जस्ट लाइक पॉलिसी में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वगैरह की चीज बातें भी हम लोग करते हैं, प्रीफिक्स लिस्ट की भी बारे में बात करते हैं, राउट मैप की भी बात करते हैं। ट्रैफिक को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप सारा ट्रैवलिंग इधर से उधर करना चाहते हो, तो उस समय में आपको इन लेयर्स की बहुत याद आई। तो जो एक सेकंड रुकिए जरा, ये शाहरुख क्या कह रहे हैं। शाहरुख, ज्वाइन कर लिया क्या आपने? हाँ सर, ज्वाइन कर लिया मैंने। ओके। ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे लेयर इफेक्ट में डालते हैं। आप राउट, मैं बात कर रहा था पैकेट फॉरवर्डिंग की, आप राउट मैनिपुलेशन करना सीखेंगे। मीन्स एक बेसिक बिहेव होता है, डिफॉल्ट बिहेव होता है, और इस डिफॉल्ट बिहेव को ओवरराइड कैसे कर सकते हो आप, वो सारी जब चीजें सीखोगे तब आपको ये जो मैं आर्किटेक्चर, मतलब ये जो बेसिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिक्स आपके बहुत काम आएंगे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। तो जो यस सर। सबसे पहले जो बात आती है हमारी टेक्नोलॉजी को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, नेटवर्क डिवाइसेस का कम्युनिकेशन सेटअप करना है। नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है भाई, है ना? तो बेयर विद में, और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके पीछे भी रीजन ये है कि लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये फिंगर्स डैमेज हो गई थी सारी, अभी भी आप देख सकते हो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है राइट हैंड की। और ये लेफ्ट हैंड बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पेन पकड़ के चलाने में और ये मार्कर जो है मेरा, इसे लिखने में पहले ऐसे लिख लिया करते थे, अब यहाँ से लिखना पड़ता है, तो राइटिंग थोड़ी सी खराब है। ठीक है, बट इतना है कि काम चल जाएगा आप लोगों का। तो अभी भी फिजियोथेरेपी होती है इसकी, चल देखते हैं जाएगा। भगवान कब ठीक करेंगे। ओके जी। तो नेटवर्क डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यूजुअली एक नेटवर्क को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको क्या चाहिए होता है? एक पीसी चाहिए होता है। पीसी एक एंड यूजर डिवाइस है, इसे आप कह सकते हो। पीसी से ही नेटवर्क की शुरुआत होती है। नेटवर्क की जो बिल्डिंग है जहां से आप नेटवर्क को क्रिएट करते हो, तो वो किसी ना किसी एक एंड यूजर डिवाइस से होते हैं। वो पीसी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, और आज की तारीख में देखें पीडीएस हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसे आप एंड यूजर्स कहते हो। अगर आप सर्विलांस की भी बात करते हो, मीन्स आप आईपीटीवी की भी बात कर सकते हो, और भी बहुत सारी गैजेट्स ऐसी हैं जो आज आईपी नेटवर्क के कम्युनिकेटिंग के एक्टिव मेंबर हैं।
तो उसको हम यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी में एज ए पीसी ही रिलेट करेंगे। समझे आप मेरी बात? कुछ भी एंड यूजर डिवाइस जहां से नेटवर्क स्टार्ट होता है, मतलब जो इसके कम्युनिकेटिंग होस्ट, होस्ट कह सकते हो आप इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होस्ट पीसी हो गया। और नेटवर्क बनाते किस लिए हो आप? दो होस्ट को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वाया यूजिंग फिजिकल मीडियम। तो एक फिजिकल मीडियम की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उस फिजिकल मीडियम से आप दोनों मशीनों को जोड़ देते हो, यानी किसी तार से आप उन दोनों मशीनों को जोड़ दो, और वो फिर आपस दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? फाइल शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। यही काम करना है आपको, और इससे ज्यादा तो नेटवर्क कुछ नहीं है। अब बात ये आती है कि जो हमारा रोल क्या है। हम लोग जो नेटवर्क इंजीनियर हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई करते हैं, बहुत सारी कोर टेक्नोलॉजी है, वो सारे काम करते हैं, तो हम इनमें कहाँ फिट होते हैं? हम फिट होते हैं क्योंकि आज जो नेटवर्क की बाउंड्री है वो एक कह लीजिए एक साइट बेस्ड तो रहा नहीं कि आप एक घर में बैठे चार पांच कंप्यूटर लगाकर बैठे हैं, साइबर कैफे में बैठे हैं। वो लोकल नेटवर्किंग की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? हम करते हैं मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे। जब हमारी एक मशीन मेरी यहाँ है और एक मेरे न्यूयॉर्क में है और एक मेरे ऑस्ट्रेलिया में है, अगर हम इनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तब हमारी जरूरत पड़ती है। जो सिस्को इंजीनियर्स हैं, ये कह लीजिए जो हम नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, सभी को जोड़ लेता हूँ बीच में क्योंकि बेसिक्स से बात हो रही है। तो हमारा जो मेन रोल है वो कहाँ रोल आता है? जो इन दोनों नेटवर्क को सेट करने में, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में सेटअप करने में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत है, वो लोग किस लिए जरूरी है? क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनके बीच में इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं। मींस इन दो डिफरेंट लोकेशंस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, कनेक्ट कराने के लिए कुछ डिवाइसेस ऐसी बनाई गई जिनसे आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भी बैठकर भी, बहुत दूर बैठकर भी एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हो। जस्ट लाइक हम अभी जैसे जूम पर बात कर रहे हैं, तो हमारे भी डेटा जो शेयर हो रहा है ये नेटवर्क से हो रहा है। मेरे लैपटॉप से आपके लैपटॉप पर हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी के जो एजेंट्स हैं, जो इस कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, तो वो जो सारा कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए जो डिवाइसेस बनी है, उनके कंट्रोलर कौन है? हम लोग हैं। ठीक है। और जब हम ही इस नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं, हम ही ट्रबल शूट करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपकी वैल्यू आज के जमाने में कितनी ज्यादा है। मीन्स अगर हम लोग नहीं होंगे तो किसी भी तरीके का नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आपके सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकते, प्लेन उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। शिप पानी में भी नहीं चल सकता, इवन हम मोबाइल फोन या टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते अगर हम लोग नहीं हैं तो। ये खाली डिवाइस कुछ नहीं करेंगी जब तक आप लोग नहीं होंगे। आप लोगों का काम क्या है? इन डिवाइसेस को समझना, इनके बिहेव को समझना, ये कैसे सांस लेती हैं, ये कैसे बातें करती हैं, ये कैसे एक दूसरे से डेटा शेयर करती हैं। बस वही सारी चीज हम इस पूरी जो जर्नी है इसके अंदर लर्न करेंगे। ठीक है। तो एक नेटवर्क को सेटअप करने के लिए जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनमें पीसी है। जनरली हमारा कोई काम पीसी से रिलेटेड नहीं है, हम लोगों का कोई मतलब नहीं है पीसी से। एक यूजर बैठा है, उसने एक सर्विस ले ली है, वो चाहे किसी सर्विस प्रोवाइडर से ली हो, किसी लोकल कनेक्शन से ली हो, या कुछ भी किसी तरीके से उसने अगर कनेक्टिविटी कर ली है, तो उस कनेक्टिविटी के बाद हमारी डिवाइसेस आ जाती हैं। वो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं स्विच, और हो सकते हैं क्या? राउटर। ठीक है। अगर मैं पुराने जमाने की बात करता हूं तो स्विच को डेडिकेटेड स्विचिंग के हिसाब से ही ट्रीट किया जा सकता था कि ये एक लेयर टू स्विच है और लेयर थ्री, दो टेक्नोलॉजी इसके पास आई। एक स्विच जिसमें आप मल्टीपल पीसी को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? अगर एक पीसी की जगह मल्टीपल पीसी अगर आप उन्हें आपस में जोड़ना चाहते हो तो भाई फिजिकल हार्डवेयर बॉक्स लेकर आते हो, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, उसमें केबलिंग करते हो और वो सारे पीसी आपस में जुड़ जाते हैं। वो स्विच हो गया एक तरीके से। ठीक है। पहले केवल स्विच लेयर टू हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करता हूँ तो ये जो स्विच है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस बन गई है। और ये स्विच कई तरीके के आते हैं, कई मॉडल्स आते हैं, कई हार्डवेयर आते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको पता लगता जाएगा हर डिवाइस की इंपॉर्टेंस। उसके बाद राउटर आता है। राउटर एक वो डिवाइस है जिसकी वजह से आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन ओरिजिनली पॉसिबल हो पा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज जो इस पूरे दुनिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क फैमिलीज हैं, मींस वो आपस में अगर बात करना चाहते हैं, सब डिफरेंट फैमिलीज बात करना चाहते हैं, तो जो मीडिएटर है वो ओरिजिनली राउटर। ठीक है।
ये राउटर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज आप ये समझ कर देख लीजिए, सिस्को जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये इतना ज्यादा ग्रो कर गई, और साथ में बहुत सारी कंपनियां, अवाया हो गया, हुआवे हो गया, जूनिपर हो गया, श्योरकॉम हो गया, और पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां जो इस राउटर डिवाइस को बनाती हैं। ये राउटर है जो इंटरनेट की बैकबोन के ऊपर काम करते हैं, इनकी वजह से ही इंटरनेट पॉसिबल है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है जिसमें दुनिया की सारी एंड डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सारी की सारी डिवाइसेस आपस में बात कर सकते हैं। कैसा पब्लिक नेटवर्क है? सारी फैमिलीज चाहे वो कितने भी हों, वो सब जुड़ जाते हैं। तो इंटरनेट का बेसिक मुद्दा क्या है? ये वसुधैव कुटुंबकम, आप कह लीजिए कि सारी दुनिया हमारी है, हम सबसे बात कर सकते हैं। उसको पॉसिबल करने के लिए राउटर बनाया गया। राउटर नहीं होता तो इंटरनेट नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, हम हिस्ट्री के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी में इतिहास का कोई महत्व नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए। इतिहास में क्या कहता हूँ, वो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आई, चली और गायब हो गई। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे समय से, 96 से मैं आप देख लो तो मैं 96 से इसके टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और तभी सिस्को ने सीसीएन ने भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो मैंने अपने आंखों के सामने बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती देखी, दुनिया को काम करते देखा, और उन्हें वॉश आउट होते भी देखा। अगर मैं उन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर, तो आज उसका आपके लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, मीन्स जस्ट लाइक आप बात करते हो आईपी वर्जन 6 की, तो आईपी वर्जन 6 में बहुत सारी ऐसी, आपको ऐसा लगता है न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत एडवांस है, लेकिन ये भी बहुत पुरानी है। ठीक है, मेरी टेक्नोलॉजी में आने से भी पहले ये स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, गई, किसी को कुछ आज पता नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इसके फीचर्स थे, वो खत्म हो गए, इजी कर दी गई। और टेक्नोलॉजी, अगर आप आज के बारे में बात करते हो, तो टेक्नोलॉजी केवल इन स्विच और राउटर के बेसिक मॉडल्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है। आज ये राउटर भी अपग्रेड होकर एक बहुत अलग तरीके से काम करने लगे हैं, क्योंकि आज जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो खाली दो पीसीज को जोड़ने से ही नहीं रह गई। आज बहुत सारे काम करती हैं ये मशीनें, और अलग अलग रोल मॉडल्स हैं इनके, अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं। जस्ट लाइक आप सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हो, तो सर्विस प्रोवाइडर किसी स्पेशल टाइप की मशीन को परचेज करता है। एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करते हो तो वो किसी स्पेशल टाइप की मशीन को खरीदता है। और ऐसे ही के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाते हैं। हमारा काम क्या है? इन सभी मशीनों को लर्न करना और सीखना। हर मशीन के मॉडल को मैं नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। हम लोग जो पढ़ते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये चाहे कोई भी मॉडल हो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्डवेयर वाइज कोई भी मॉडल हो, अगर वो किसी स्पेसिफिक सर्विस को रन करना चाहता है, तो वो एक्चुअल में वो सर्विस है क्या, कैसे वर्क करती है, और क्या आउटपुट देगी। तो हम उन सर्विसेज को लर्न करते हैं अपने सिलेबस में। और कुछ बेसिक जो डिवाइसेस हैं, या कह लीजिए कुछ एडवांस डिवाइसेस हैं, उनके जो कॉमन, सबसे ज्यादा जो कॉमन रोल्स हैं, जो सारी दुनिया के डिवाइसेस को आप बात लीजिए, जो सारी डिवाइस एक काम को जरूर करते हैं, वो है उसका पैकेट फॉरवर्डिंग। तो उन रोल्स को समझते हैं, उनके ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है नेटवर्क कम्युनिकेशन सेटअप कर लेना, कैसा भी, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो हो, डेटा हो, किसी भी तरीका नेटवर्क कम्युनिकेशन, बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम अपने सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर एड ऑन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आती हैं क्या, सिक्योरिटी अप्लायंसेस। सिक्योरिटी अप्लायंसेस का मतलब क्या है कि अगर आप नेटवर्क को आप क्या करना चाहते हो, जस्ट लाइक फायरवॉल, आप जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है, आईपीएस कहते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। तो ये जो फायरवॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को रोकते हैं आपके नेटवर्क में आने जाने से। मीन्स आपकी फैमिली का गेट खुला है, उस गेट में कोई भी अनऑथेंटिकेटेड, या कह लीजिए अनऑथराइज्ड यूजर एंटर नहीं करना चाहिए। उनके लिए यहाँ पर हमने सिक्योरिटी गार्ड बनाए। वो सिक्योरिटी गार्ड क्या है, वो भी डिवाइसेस के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्विच राउटर तो वेल नोन है। सिक्योरिटी अप्लायंसेस जैसे फायरवॉल हो गया, आईपीएस आईडीएस हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये सब क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड भी कब आएंगे, जब बिल्डिंग बनेगी। अगर कोई खाली प्लॉट पड़ा है तो उस पर किसी सिक्योरिटी की लगाने की जरूरत नहीं आपको।
आपको एक बिल्डिंग के बाहर जिसमें लोग रहते हैं उसमें एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पॉलिसी लगाने की जरूरत पड़ती है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कितने लेवल की सिक्योरिटी मुझे रखनी है, ये सारी चीजों के लिए भी उस नेटवर्क के जो दो मशीनों का जो कम्युनिकेशन है उसको आपस में सिक्योर रखने के लिए किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो सिक्योरिटी अप्लायंसेस को हम लोग लॉन्च करते हैं। ये हो गया। तो ये तीन मेजर डिवाइसेस हैं जो हर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट। आज के बारे में अगर आप बात करते हो करंट में, तो अब और भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आप सुनोगे, जस्ट लाइक लोड बैलेंसर्स हैं। ये क्या है? ये इसी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर को और ज्यादा कह लीजिए अपग्रेड करने का, या कह लीजिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का। आपने जो पैसा खर्च किया है डिवाइसेस पे, जो लिंक्स पे आप पैसा खर्च करते हो, उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए कुछ और मशीनें भी बनाई गई जो उनसे उनका सारा आउटपुट एब्जॉर्व करते हैं और आपके नेटवर्क को, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो कंपनी है, उसको बेनिफिट दे पाते हैं। तो ऐसी और भी कुछ सर्विसेज हैं जो सपोर्ट मॉडल है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे नहीं लगाओगे तो नेटवर्क नहीं चलेगा। मैंडेटरी तीन ही है। मैंडेटरी बेसिकली राउटर और स्विचेज ही हैं। उसके बाद सिक्योरिटी भी ऑप्शनल है, आप सिक्योरिटी रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। उसके बाद ऐसे ही लोड, लेकिन सिक्योरिटी आज नीड है सभी की। आप बिना सिक्योरिटी के तो खुद भी घर में भी नहीं रहते। ऐसे ही लोड बैलेंसेस आ जाते हैं। ये और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसमें, ऐसी डिवाइसेस जो आपकी जो बेसिक जो कोर टेक्नोलॉजी है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं आपके नेटवर्क के टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्क टाइप्स के बारे में। मैं नेटवर्क टाइप्स का मतलब आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि लैन, मैन और वैन। मेरे ख्याल से आप लोग ये जानते ही होंगे। लैन, मैन, वैन हर नेटवर्किंग बेसिक की किताब में, कंप्यूटर एप्लीकेशन की किताबों में। ठीक है। 10th में भी जो अगर कोई कंप्यूटर सिखाते हैं स्कूलिंग में, तो वहां भी लैन, मैन, वैन पढ़ा दिया जाता है। ठीक है। मैं इस नेटवर्क टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं जो रियलिटी में आपके सामने आएगा, जैसे एंटरप्राइज। एंटरप्राइज नेटवर्क कौन होते हैं? एक कस्टमर को कह सकते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जस्ट लाइक अरुण लाइव एक कंपनी है। ठीक है। मेरी एक बिल्डिंग है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक न्यूज़पेपर कंपनी है मेरी, अरुण लाइव नाम का मेरा एक न्यूज़ चैनल कह लीजिए। ठीक है। मेरा जो न्यूज़ चैनल है अब ये क्या करता है, लाइव रहता है और इन्फॉर्मेशन इधर से उधर शेयर करता है, इकट्ठा करता है। मेरे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो रिमोट मोबाइल वैन में भी घूमते हैं, वहां से भी नेटवर्क से कम्युनिकेट रहते हैं। तो ये एक तरीका का क्या हो गया, एंटरप्राइज हो गया। या कोई न्यूज पब्लिशिंग हाउस हो गया। ठीक है। या आप ये कह लीजिए जस्ट लाइक, जैसे विशाल मेगा मार्ट है। ठीक है। वॉलमार्ट है। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या किसी वैसे भी आप समझ लीजिए जस्ट लाइक कोई स्टॉक ट्रेडिंग एजेंसी आप ले लेते हो। तो बहुत तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, बड़े लेवल में आप जा सकते हो। जस्ट लाइक आप बात कर सकते हो, HCL की बात कर सकते हो, आप इन्फोसिस की बात कर सकते हो। ठीक है। गूगल की बात कर सकते हो आप लोग। तो ये सब क्या है, ये एक लार्ज स्केल के एंटरप्राइज है। ठीक है। तो इन एंटरप्राइजेस के अंदर भी इनके जो अपने नेटवर्क्स हैं। अब इस एंटरप्राइज का जो स्कोप है वो हो सकता है कि वो एक लोकेशन बेस्ड ही हो। मतलब मैंने ऑफिस खोला और मैंने नेटवर्क की जरूरत है, बिल्डिंग बिल्डिंग बहुत सारे, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी की आप बात कर लेते हो। मैंने एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी खोल रखी है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें। कोई मैकेनिकल का है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई सिविल का है। ठीक है। कोई मेडिसिन का है। तो इस तरीके से मैंने एक यूनिवर्सिटी बना रखी है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और उनमें सब में नेटवर्क चलता है। वो सब आपस में अपने एक दूसरे से डेटा शेयर, रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं। तो उसे भी आप क्या कहोगे, वो भी एक एंटरप्राइज। ठीक है। ये जो एंटरप्राइज हैं, ये हमेशा अपने से बात करते हैं। ये क्या करते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक यहाँ पर ब्रांच खोली और मैं गया सिएटल में गया और मैंने वहां पर भी एक ब्रांच खोल दी। फिर मैं बेंगलोर में गया, मेरी ग्रोसरी शॉप है, तो मुझे लगा कि ये चलता है, चेनिंग बिजनेस है, तो मैंने वहां पर भी जाकर खोल दी। अब मुझे उन सारी डिवाइसेस को, सारी साइट्स जो मैंने अलग अलग खोली है, उनको आपस में कनेक्ट करना है। अब मैं कनेक्ट करूंगा कैसे? तार तो मैं बिछा नहीं सकता। तो मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की। मीन्स जब एंटरप्राइज
साइट ए एंटरप्राइज साइट बी से कम्युनिकेट करना चाहती है, आप ही की अपनी लोकल साइट्स हैं, आप इनको क्या करोगे, इनके बीच में आपको फिजिकल कनेक्टिविटी चाहिए। इस फिजिकल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड रीच करने के लिए आपके सामने फिर दूसरा नेटवर्क मॉडल आता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स। ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये क्या करते हैं, आप जो नेटवर्क पर अचीव करना चाहते हो, आप अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो, यहां से बैठकर सिएटल की साइट में, यहां से बैठकर ऑस्ट्रेलिया के साइट में और बेंगलोर को भी, इन चारों को कनेक्ट करना चाहते हो, तो इनके कनेक्टिविटी का जो फिजिकल मीडियम है, जो फिजिकल आर्किटेक्चर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइडर देता है। ये आपसे किराए पर पैसे लेता है और किराए पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका अपना नेटवर्क है यहाँ पर, जिससे ये पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। ये आपसे पैसे लेकर अपने लिंक्स के थ्रू आपके डेटा को ट्रेवल कराकर आपकी दूसरी साइट पर ले जा सकते हैं। ये आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो एक नेटवर्क का टाइप सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है, जैसे आप आईएसपी कह सकते हो, लेकिन हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर में बहुत तरीके की सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक क्लाउड आप यूज कर रहे हो। ठीक है। तो क्लाउड को आप यूज कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पे, तो सर्विस प्रोवाइडर जो है क्लाउड के अलग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। फिर एक और नेटवर्क का टाइप आता है, जैसे हम लोग कहते हैं, हम्म, जैसे आपके पास डेटा है, आपकी ये दोनों साइट है, बहुत सारा डेटा आप प्रोसेस करते हो, बहुत सारा बनाते हो, तो आपको स्टोरेज करनी पड़ती है। अब स्टोरेज का मतलब क्या है कि स्टोरेज का, अगर ये साइट है किसी वजह से यहाँ कोई आग लग गई या बाढ़ आ गई, तो पानी में आपका डेटा डूब गया, मतलब आपकी जो बिल्डिंग है वो डूब गई है या आग लग गई, आग लगने से आपके जो लोकल सर्वर है वो खराब हो गए। ठीक है। तब आप क्या करते हो, आप बैकअप रखते हो। एक तो ये सिचुएशन हो गई, एक ये हो गई कि आपके पास इतना डेटा है कि आपके पास स्टोर करने की जगह नहीं है। आप बार बार क्या करते हो, उनको सर्वर खरीदते रहते हो, स्टोरेज खरीदते रहते हो, बहुत सारा पैसा लगाते रहते हो। ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन ऐसा ही सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं डेटा सेंटर्स, या कह लीजिए स्टोरेज। स्टोरेज नेटवर्क, ये स्टोरेज नेटवर्क क्या है, ये भी सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही एक प्रोवाइडर है, पार्ट है, जो अपने हार्डवेयर को आपको किराए पर देते हैं। और इन्हें आप डीसी भी कह सकते हो, डेटा सेंटर्स भी कह सकते हो। ये डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं। आप अपनी साइट के हर साइट का डेटा इनके ऊपर सिक्योरली स्टोर कर सकते हो, और जब चाहो इन्हें उठाकर यूज कर सकते हो। आपको इनका क्या देना है, पैसा देना है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एंटरप्राइज की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा जो काम है, सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं, जो सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, वो आपकी एंटरप्राइज में। यहाँ पर एक फिजिकल केबलिंग करने वाले से लेकर एक बहुत अच्छे लेवल के इंजीनियर की जरूरत होती है। एंटरप्राइज के अंदर हर प्रकार की नौकरी होती है, जॉब की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत ग्राउंड लेवल से लेकर और बहुत टॉप हिरार्की लेवल तक की टेक्नोलॉजीज की आपको जरूरत पड़ सकती है। टोटली डिपेंड्स ओवर द साइज एंड, आप कह लीजिए, मोटिव ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब उनका काम कैसा है, किस तरीके से है। ठीक है। एक छोटी सी किसी फर्म के ऊपर काम करोगे तो छोटा काम होगा, लेकिन अगर किसी न्यूज चैनल के लिए काम कर रहे हो तो सीधी सी बात है, उनके पास छोटी से छोटी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से लेकर बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी तक उन्होंने ले रखे हो, क्योंकि उनके पास पैसा भी है। तो इसलिए, और इनके जो नंबर्स हैं, एंटरप्राइजेस के जो नंबर्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मीन्स छोटे छोटे बड़े बड़े मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेटवर्क पे जुड़े रहते हैं। ठीक है। उन्हीं के पास लोग हैं। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये कम है। ठीक है ये भी बहुत ज्यादा, जिन्हें आप इंटरनेट, जस्ट लाइक एयरटेल, वोडाफोन, ये सब, जियो, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। और भी स्पेक्ट्रा नेट हो गया, नेक्स्ट्रा हो गया, ये बहुत सारी सर्विसेज। ये क्या है, ये एंटरप्राइज से तो कम है। ठीक है। लेकिन इन पर जो टेक्नोलॉजी है, जो इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबसे ज्यादा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर लगा होता है। जाहिर सी बात है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, तो जिन राउटर्स या स्विचेस या फायरवॉल या गेटवे, गेटकीपर या लोड बैलेंसर को यूज करते हैं, ये सबसे हाई एंड के मशीनें होती हैं, जिनमें डेटा बहुत ज्यादा आता है, आना जाना सबसे ज्यादा इनके पास रहता है। यहाँ लिमिटेड है डेटा, आप अपने एंटरप्राइज में अपना ही डेटा, लोकली डेटा चला रहे हो, उसे राउट कर रहे हो,
ज्यादा से ज्यादा साइट्स पे चले गए, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट को सर्व कर लिया आपने। लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके पास जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा आता है, पूरी दुनिया से आता है। और दुनिया का हर सर्विस प्रोवाइडर की एक पॉलिसी है, वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इनके ऊपर जो है, जो जॉब्स हैं वो स्पेशलाइज्ड है। मीन्स जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आप सर्विस प्रोवाइडर पर नहीं जा सकते। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं जियो पर काम करता हूँ, तो जियो ने आपको कभी भी अपने राउटर्स के जो सर्विस प्रोवाइडर का जो बेस है, मतलब जो कोर राउटर्स है, उन पर कभी भी काम नहीं करने देगा आप। वो बहुत छोटा सा आपसे काम करवाते हैं, किसी साइट को कमीशन करना, थोड़ा फिल्टरिंग होगी, कुछ भी, मतलब ऐसे ही हेल्पिंग वाला काम करवाते हैं। तो तब तक आप इस कोर को मेंटेन करने लायक नहीं हो जाओगे, जब तक आप स्पेशलाइज नहीं हो जाओगे किसमें, सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक। तो सर्विस प्रोवाइडर की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को लर्न करने के बाद ही आप इन डिवाइसेस को मैनेज कर पाओगे। ऐसा ही डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर में क्या है कि एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर भी होते हैं, और आप पब्लिकली भी परचेज कर सकते हो, मतलब लीज पर रेंट आउट कर सकते हो। इन डेटा सेंटर को भी चलाने के लिए स्पेशल डिवाइसेस हैं, नेक्सस वगैरह की, जैसे आप डिवाइसेस देखते हैं सिस्को के। वो सारे स्पेशल डिवाइसेस क्या हैं, वो इस डेटा सेंटर के लिए ही बनाई गई। तो इस डेटा सेंटर पर और भी कम नौकरियां हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। मींस अगर मैं क्या आपसे कहने लगूं कि आप जो कोर्स कर रहे हो एंटरप्राइज का, इसके बाद आप डेटा सेंटर पर नौकरी करने लग जाओगे या सर्विस प्रोवाइडर पर नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? समहाउ सर्विस प्रोवाइडर कैन ब्रिंग यू, ये आपको ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन कहाँ, पोर्शन ऑफ द वर्क। इनके पास भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो एंटरप्राइज की सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, वो सर्विस आपको आती है चलानी थोड़ा बहुत, फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो और यहाँ पहुंच जाते हो। लेकिन जो डेटा सेंटर है, इसमें बिल्कुल स्किल्ड लेबर की जरूरत है, बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ किसी सीसीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं। तो डेटा सेंटर को सीखने के लिए, समझने के लिए क्या चाहिए। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर पे भी मूव करोगे आगे, या डेटा सेंटर पे भी करोगे, या और भी जो नेटवर्क टाइप हैं, जस्ट लाइक क्लाउड की अगर हम बात कर लें आजकल, इन पर भी जाने से पहले आपको एंटरप्राइज नेटवर्क की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर पर आप नहीं जा सकते, डायरेक्ट डेटा सेंटर पर आप नहीं जा सकते, डायरेक्ट क्लाउड पर आप नहीं जा सकते। आप पूरी दुनिया पढ़ाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, हम क्लाउड पढ़ा। कोई भी क्लाउड जो पढ़ा रहा है, वो क्लाउड बेस्ड जो क्लाउड अवेयर जो एप्लीकेशन है, वो केवल उनकी स्टडी कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से क्लाउड नेटवर्किंग जो है, वो हमारी टेक्नोलॉजीज में ही शामिल होती है। ठीक है? तो जो मेरा कहने का मकसद है इन सारी बातों के पीछे, ये जो नेटवर्क टाइप्स हैं, इनको समझने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए सबसे पहले एक जो कॉरपोरेट है, उस एंटरप्राइज की नॉलेज होनी चाहिए। तभी जाके आप सर्विस प्रोवाइडर पे एंटरप्राइजेस को मैनेज करने लायक बन पाओगे, डेटा सेंटर पे एंटरप्राइज का डेटा को स्टोर कर पाओगे, सेंट्रलाइज पॉलिसीज बना पाओगे। तो इस तरीके से इन तीन नेटवर्क टाइप के अंदर हमारा पूरा दुनिया का जो सिस्टम है, चार नेटवर्क टाइप में आज डिस्ट्रीब्यूटेड। एक सर्विस जो एंटरप्राइज पे चलती है, वो सर्विस प्रोवाइडर पर भी चल सकती है, वो क्लाउड पर भी चल सकती है, और वो आपके डेटा सेंटर्स पर भी चल सकती है। उसी सर्विस के मोड्स चेंज होते चले जाते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स के टाइप। ठीक है? तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, एसोसिएट लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल और एक्सपर्ट लेवल तक जाते हैं। तो ये जो हमारा एसोसिएट और जो प्रोफेशनल लेवल है, ये आपको एंटरप्राइज की सारी सर्विसेज चलाना सिखा देता है, टोटल। आज जो आपके सामने सिलेबस है एनकोर वाला, इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इवन वायरलेस। अब लोग, आप मुझसे कहने लोगे सर वायरलेस एक नेटवर्क टाइप है, वायरलेस नेटवर्क टाइप नहीं है। वायरलेस क्या है, कनेक्टिविटी का एक दूसरा मीडियम। ठीक है? आप एक फिजिकल केबल या फाइबर ना लगाकर वायरलेस लगाना चाहते हो, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द मीडिया केबलिंग, फॉरवर्डिंग। नेटवर्क टाइप नहीं है वायरलेस, टेक्नोलॉजी है, बट उसका जो काम है, वो एक नेटवर्क को जोड़ने का काम कर सकता है। अपनी टेक्नोलॉजी से तार की जगह आप वायरलेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन आज एंटरप्राइज के इस सिलेबस में आपको सारी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल लेवल तक सिखा दी जाती है, जिससे जाकर आप एक एंटरप्राइज की किसी भी सर्विस को मैनेज कर पाओ। इवन सॉफ्टवेयर डिवाइस एक्सेस जो ऑटोमेशन आ गया, उसको भी, प्रोग्रामिंग वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं। जो एक्सपर्ट हैं, इनका काम क्या है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन जो आपने सर्विसेज एंटरप्राइज में सीखी हैं प्रोफेशनल लेवल तक, उनको तोड़ मरोड़ के, जुगाड़ करके, हर तरीके के सॉल्यूशन में फिट कर देने का काम हम एक्सपर्ट में सीखते हैं। जस्ट लाइक डॉक्टरेट, आप जो पीएचडी करते हो किसी के अंदर जाना, और उसकी पूरी डीप स्टडी करके आप उसके जो सारे मैक्सिमम एस्पेक्ट्स हैं, उनको यूज करने का काम सिखाया जाता है एक्सपर्ट के अंदर। बस इतना फर्क है। सबसे ज्यादा काम जो है वो आपका प्रोफेशनल लेवल पर है, और इसी में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। एक्सपर्ट लेवल पर भी जॉब कम है। आप
जॉब कम का मतलब आप ये समझ लीजिए नंबर ऑफ पीपल्स बहुत कम है, ठीक है। मुश्किल से 70,000 होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक्सपर्ट सर्टिफिकाइड है। तो उनके लिए नौकरी है क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है। लेकिन जो मैन पावर है, जो सबसे ज्यादा मैन पावर चाहिए होती है वो प्रोफेशनल्स की चाहिए होती है, डॉक्टर्स की हमेशा जरूरत नहीं होती। आपको क्या चाहिए, सबोर्डिनेट्स चाहिए सबसे ज्यादा। अगर आप किसी नर्सिंग होम को भी देखोगे तो डॉक्टर एक दो दिखाई देंगे और जो सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत ज्यादा होता है, चाहे बड़े से बड़ा हॉस्पिटल। तो हम लोग क्या है, वही सपोर्टिंग स्टाफ हैं जिसकी वजह से नेटवर्क्स रन कर पाते हैं, चल पाते हैं। और ये डॉक्टर जो क्या करते हैं, ये उनकी बीमारियों को देखते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं, बस। तो इस तरीके से हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को समझने में 3 फेजेस हमारे बनाए गए हैं। उन तीनों फेजेस में हम प्रोफेशनल लेवल तक जाएं, ठीक है। साथ के साथ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, वो इसमें प्लस करेगा आपको नई नई चीजों के साथ, एक्सपर्ट टिप्स के साथ आपके साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और हम अपने सारे नेटवर्क टाइप पे काम करने लायक बन जाएंगे। वेन एवर यू कंप्लीटेड जो CCNP, उसके बाद आपके सामने चॉइस आती है कि आप अपने डोमेन को सर्विस प्रोवाइडर में लेकर जा सकते हो, आप क्लाउड में लेकर जा सकते हो, आप डेटा सेंटर पर जाना चाहते हो, तो आप एंटरप्राइज के बाद इनमें से किसी में भी अपना मोड बना सकते हो। बिकॉज आफ्टर लर्निंग द कंप्लीट एंटरप्राइज सिलेबस, अब आप किसी में भी जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो अपने आप को। नौकरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ आप अपने सर्विस प्रोवाइडर मैकेनिज्म पे भी जा सकते हो। बिकॉज इसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइडर की समझ हो जाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्लाउड में जा सकते हो, ठीक है। डेटा सेंटर्स में अपना कैरियर सेटअप कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर है, फिर आप जाकर यहाँ से स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर की टेक्नोलॉजीज को पढ़ सकते हो, क्लाउड की को पढ़ सकते हो, ठीक है। इनमें जा सकते हो कैरियर। लेकिन जाने से पहले सबकी एक ही रिक्वायरमेंट है, आपके जो कोर लॉजिक है वो एग्जैक्टली गजब होना चाहिए। तो उन्हीं कोर लॉजिक पर बात करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नेटवर्क कम्युनिकेशन के ऊपर, डिवाइसेस का कम्युनिकेशन के ऊपर। और कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या करता है, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब ये नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, क्या कोई बताना चाहेगा? तो डिजाइन ऑफ नेटवर्क मतलब कैसे डिजाइन करेंगे नेटवर्क को कि वो एफिशिएंट हो, एफिशिएंटली काम। नहीं, और बताओ। दैट इज टोपोलॉजी। आप बता रहे हो टोपोलॉजी के बारे ठीक में। बेसिकली आपने जो दिया है आंसर, वो इस आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, ठीक है। कंप्लीट आर्किटेक्चर क्या कहता है? like where we have to put what type of device and what will be the what type of wires and I mean network cables and other things we'll use. यू ऑल आर स्टक टू द नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो सब लोग, लो नेटवर्क की लेवल बात डिजाइन, नहीं कर। क्या लो लेवल डिजाइन होगा, क्या नेटवर्किंग और हाई लेवल? नेटवर्क में क्या फर्क है? नेटवर्किंग और नेटवर्क में, नेटवर्क तो जहाँ ऑल द फिजिकल अप्लायंसेज एंड एवरीथिंग इज बीन इंक्लूडेड, एंड नेटवर्किंग जो उसके ऊपर उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं या कुछ चल रहा है, वो नेटवर्किंग होगी काइंड ऑफ। चलो मैं बताता हूँ। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज अ सर्विस फॉर शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स, दैट इज नेटवर्क। और नेटवर्किंग क्या है? कनेक्टिविटी फॉर, if you want to achieve the service of the network you need networking। इसमें आते हैं जो आप बता रहे हो, फिजिकल डिवाइसेस और मीडिया और कनेक्टर्स। समझ रहे हो मेरी बात? इसे नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क को स्टैब्लिश करना नेटवर्किंग कहलाता है। राउटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है। आप कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये डेफिनेशंस हैं, ओरिजिनल ऑथेंटिक डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपकी। नेटवर्क क्या है? शेयरिंग है डेटा एंड रिसोर्सेज का।
डेटा और रिसोर्सेज कौन सी? जस्ट लाइक प्रिंटर, आप लाइन प्रिंटर लगाते हो ना, किसी भी जगह से बैठ के प्रिंट निकल जाता है, वो एक्टिव डिवाइस है, वो रिसोर्स है। फ्लॉपी सीडी ड्राइव, ठीक है, आप अपने ड्राइव को शेयर कर सकते हो, कोई भी कहीं भी जा सकता है, फ्लॉपी को रीड कर सकता है, सीडी को चला सकता है। और डेटा आपकी फाइल्स। तो डेटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग है किसके बीच में? कम से कम दो या दो से ज्यादा पीसीज या मशीनें, उसे आप नेटवर्क कहोगे। और उस सर्विस को अवेल करने के लिए, अचीव करने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए जो आप फिजिकल कनेक्टिविटी करते हो, ठीक है, जो भी आप फिजिकल मीडियम लगाते हो, कनेक्टर मीडिया, वो सारे पार्ट में आते हैं नेटवर्किंग के। जो जेटकिंग वगैरह ये कोर्स थे, अगर आपको याद हो, सब हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कहते हैं। हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर लो, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर लो। और जेटकिंग कहता है कि मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग कराता हूँ, और जेटकिंग के बाद या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके बाद जॉब के जो लेवल 10,000, 12,000, 15,000 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो सिखाई नेटवर्किंग रहे हैं भाई। वो नेटवर्क बनाना थोड़ी सिखा रहे हैं। क्योंकि इस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे राउटिंग सर्विसेज, स्विचिंग सर्विसेज, तभी तो आप सेटअप कर पाओगे नेटवर्क को। डिफरेंस समझ लेना पूरा का पूरा, ये फर्क है दोनों में। और ये सवाल पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेट। मुझे जैसा कोई रिक्रूटर हुआ, ठीक है, जैसे एनआईटी के लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो वो रिक्रूटमेंट बोर्ड में बुला लेते हैं मुझे कभी कभी, तो मेरे सवाल बहुत ही बेसिक्स से होते हैं, तो इसलिए बेसिक्स के ऊपर मेरा इतना फोकस है। ध्यान रखिएगा, आप नेटवर्क इंजीनियर हो, नेटवर्किंग इंजीनियर नहीं हो। नेटवर्किंग इंजीनियर तो बहुत है पूरी दुनिया में, केबलिंग करने वाले जो हैं वो नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। जो आपके घर में वाईफाई का ब्रॉडबैंड वो फाइबर लगा कर जाते हैं, वो नेटवर्किंग इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर नहीं है। उन्हें कभी भी नहीं आता कि वो प्रोटोकॉल क्यों चला के रहे हैं। वो उस ब्रॉडबैंड राउटर को कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते खोल के। उनका काम है केबल लगाना, सिग्नल टेस्ट कर लेना। फाइबर लगे हुए हैं, आपके घर में लगा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने देखा वो वही चालू करके चला जाता है बॉक्स को ही, वो बॉक्स पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर्ड आया हुआ होता है। ध्यान दिया है कभी आपने? यस सर। तो वो नेटवर्किंग वाले हैं, नेटवर्क वाले नहीं है। नेटवर्क वाले तो उनके डेटा सेंटर में बैठे जो उस डिवाइस को काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हाँ सिग्नल आ गया, ठीक है, बस बैठ जा तू, सिग्नल आ गया मैं करता हूँ चालू। फील्ड सपोर्ट है, नेटवर्किंग फील्ड सपोर्ट होती है ऑलवेज। तो हमें नेटवर्क इंजीनियर बनना है भाई। इसलिए आप हमेशा अपनी पोस्ट भी देख लेना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ऐसी पोस्ट मिलती है। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के केबल नहीं बना रहा होता, नहीं तो नेटवर्किंग होता ना, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर। आप क्या कर रहे हो? नेटवर्क सेटअप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज एंड अप्लायंसेस। ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो ये जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ये क्या है? सवाल ये था, ये मैं बताता हूं ये क्या है। दो मशीनें हैं, पीसी ए, पीसी बी, ठीक है। इसके पास एक फाइल है, ये फाइल इसे क्या करना है? पीसीबी पर भेजनी है, ठीक। आप क्या करते हो? आप जाते हो, इस फाइल को डेस्कटॉप पर पेस्ट करते हो, फ्लॉपी पेन ड्राइव से लाए, डेस्कटॉप पर पेस्ट की, और आप इस डिवाइस की पीसीबी को ढूंढते हो नेटवर्क नाइबरहुड में या नेटवर्किंग प्लेस में। उसे ढूंढते हो, उसकी शेयर ड्राइव को ओपन करते हो और उसमें ले जाकर पेस्ट कर देते हो, यहाँ से कॉपी वहां से पेस्ट, और वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। ये तो होता है। बेसिक, बहुत बेसिक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी, सभी लोग जानते हो क्या। अब आउटपुट तो आपको दिख गया। अब इस आउटपुट को, इस इनपुट, यहाँ के इनपुट से लेकर यहाँ के आउटपुट तक होने में इस सॉफ्टवेयर और इस हार्डवेयर और ये जो फिजिकल कनेक्टर्स हैं और फिजिकल मीडिया का जो इन्वॉल्वमेंट प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर।
खाली केबलिंग कर देने से, डिवाइसेस लगा देने से या खाली राउटिंग सर्विस करने से नेटवर्क आर्किटेक्चर नहीं होता। नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है एक पूरे सिस्टम का ऊपर से लेकर यूजर के एंटर करने से लेकर दूसरे यूजर के रिसीवर के आउटपुट विंडो तक आने तक जितना भी जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को एक आर्किटेक्चर से डिफाइन किया जाता है। उसे कहते हैं हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर। और वो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर आप सब लोग जानते हो, वो है आपके ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, और सन माइक्रो सिस्टम का तो एसएनएस था एक, पहले हुआ करते थे। तो ये जो आर्किटेक्चर हैं, ये वो आर्किटेक्चर हैं जो गाइड करते हैं। जब आप किसी नेटवर्क को सेटअप कर रहे होते हो तो आप इस नेटवर्क को सेटअप करने के लिए एक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो। विदाउट यूजिंग आर्किटेक्चर यू कैन नॉट कनेक्ट एनी डिवाइसेस। और ये आर्किटेक्चर, आप तो नेटवर्क चला देते हो, आपको पता नहीं कि चल कैसा रहा होगा, लेकिन जो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इस आर्किटेक्चर के रूल्स को ही फॉलो करता है। और ये रूल्स कभी भी किसी तरीके से ना कोलाइड करते, ना ही इन्हें अवॉइड किया जा सकता। For understanding the complete network and network topology, you must be aware of the networking architecture. What networking architecture your network aware application is using. तो ये है वो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। क्लियर है? जैसे हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोल देते हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल बोल देते हैं, आपने कभी ध्यान दिया ये है क्या? ये आर्किटेक्चर ऑथेंटिक टर्म बता रहा हूं मैं आपको रियल। तो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, एक समय में बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स के अपने अपने आर्किटेक्चर्स थे। जब नेटवर्क बन गए, वो आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते थे, तो सबके पास अपने अपने आर्किटेक्चर्स थे, वो आपस में बात नहीं कर पाते। तो जब वो आपस में बात नहीं करने लगे, अब इंटरनेट का जमाना है, अब इंटरनेट चलाना है, तो आपको क्या हुआ, एक पब्लिक आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। तब आपके सामने दो मॉडल आए, टीसीपी/आईपी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दिया, ठीक है, और ओएसआई किसने दिया? आईएसओ ने दिया। दोनों चले, लेकिन दोनों में जो जीत गया वो टीसीपी/आईपी। आज आप सारी दुनिया में जो काम को देखते हो वो टीसीपी/आईपी पे देखते हो। ओएसआई अब कहीं भी नहीं है। टीसीपी/आईपी वैसे भी सबसे पुराना मॉडल है और ओएसआई आर्किटेक्चर बाद में आया था। ओएसआई बनाया इसीलिए गया था, आईएसओ को काम दिया गया, लेकिन ओएसआई का डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा डिफरेंस था। दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। आप जैसे ओएसआई और टीसीपी/आईपी एक जनरल सा सवाल मैं पूछ लेता हूँ लोगों से, तो वो सब कहते हैं सर्विस लेयर का डिफरेंस है। ऐसा नहीं, जो ओएसआई काम कर सकता था वो टीसीपी नहीं कर सकता, और टीसीपी के सारे काम ओएसआई कर सकता। लेकिन फिर भी ओएसआई मॉडल आज यूज में नहीं आता। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग बेसिक की बात करोगे तो सब लोग ओएसआई के बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ सर हमें तो पता है 7 लेयर का एक आर्किटेक्चर, तब बोल देंगे 7 लेयर का एक आर्किटेक्चर सिस्टम। अब ये लेयर्स क्या है? एक्चुअली आपके पास कोई शो कमांड नहीं है जिससे आप लेयर को देख सकते, कुछ भी नहीं है। लेयर नाम की कोई भी चीज नहीं है टेक्नोलॉजी का। मीन्स आप कहने लगे सर क्या बात कर रहे हैं, लेयर्स नहीं होते, हमने तो हर जगह पढ़ा है। कौन कौन सी लेयर होती है वैसे में जरा बताएंगे? फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क नेटवर्क, और ऊपर से बताओ। ट्रांसपोर्ट सेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। प्रेजेंटेशन, इसके बाद सेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क डेटा लिंक नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। और physical। ये सबको पता है आप लोगों को, बीबीए वालों को भी, बीसीए वालों को भी, बीटेक वालों को भी, बीए वालों को भी, बीकॉम वालों को भी, जो नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, वो सबको ये पता है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि लेयर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो आप मानोगे इस बात को? बताइए। नहीं, नहीं मानोगे ना? आप कहोगे नहीं सर ये तो सब जगह लिखा है, हर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है लेयर्स होती हैं। सर बट हर जगह लिखा हुआ है कि लॉजिकल है। परफेक्टली। लॉजिकल का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिस चीज का। जी बस एक जस्ट लाइक अनुमान लगा अज्यूम, दिया गया है। अज्यूम कर लिए कि ऐसा है, ना ऐसा ना होता ना है। ना ना ना,
होता नहीं है, होता तो है ही, जो ये कहते हैं वो जी होता ही है। जी। ये किस लिए किया गया है? हमारे लिए किया गया है। लेयर्स जो है हमारे लिए हैं। कंप्यूटर के लिए लेयर नाम कनेक्ट। की कोई चीज नहीं। जैसे अगर मैं स्टोरी पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते हो ना स्टोरी, कहानियां, बचपन में पढ़ी होंगी। ठीक है। अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसमें, तो दोनों के डायलॉग अलग अलग हैं, है ना? आपको पता है कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, कॉमिक्स देख के भी पता लग जाता है। सुपर कमांडो ध्रुव नताशा से बात कर रहा है, कमांडर नताशा से नहीं कर रहा, डोगा गुरु से बात कर रहा है, नहीं कर रहा। लिखा रहता है ना, ऐसे ब्लॉग्स बने रहते हैं। ठीक है। यस सर। पर आपको पता लग जाता है। वो क्या है, अगर उसी को बस उनकी पिक्चर बना दो, सुपर कमांडो ध्रुव के और युवा कमांडर नताशा की बना दो। मैं भैया पढ़ता था इसलिए मुझे याद है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो उनकी पिक्चर बना दो और एक फ्लैट लाइन में उनके डायलॉग लिख दो, आप समझ जाओगे कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे, किसका वर्ड किससे है। विदाउट एनी स्टेप्स या विदाउट एनी पैराग्राफ, आप कोई लेटर लिखते हो किसी को, आप उसमें पैराग्राफ्स मत डालो। ठीक है। पूरी किताब लिख डाली, उसमें ना नोट्स है ना कुछ हेडिंग है ना कुछ नहीं, आपने जो भी पूरी किताब थी सब कुछ हटा दो और एक लाइन से लिख दो। आपके लिए समझने में कितनी मुश्किल होगी, आप बताइए उसको। किताब पढ़ने में मजा आएगा आपको? ना तो चैप्टर का पता चल रहा, ना हेडिंग का पता लग रहा, सब एक ही फॉर्मेट में लिख दिया लाइन से। इधर से शुरू किया लिखना, पेज भरता गया, पेज भरता गया, पेज भरता गया, बुक एंड हो गई। अब वो बुक आपके सामने दे दी, क्या खरीद लोगे उस बुक को? पढ़ लोगे आप? स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जबकि ओरिजिनली वो फ्लैट जो है, वो जो फ्लैट स्टैंजा, वो जो पैराग्राफ, वो जो लैंग्वेज है, वो ही पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। ना एक शब्द ऐड फालतू करना, ना एक घटाना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का गेम है सारा दिमाग। सेम ये नेटवर्किंग आर्किटेक्चर की लेयर्स क्या कहते हैं, ये जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक का जो वेरिएशंस है, वो जो फ्लो है, मतलब यहां से जाना और बाहर यहां से निकलना, उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? उन सारी सर्विसेज को, जो हमारा डिजिटल सिस्टम, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है, वो जो मदरबोर्ड है, वो सारी चीजें मिलकर जो काम करते हैं एक प्रोसेस वाइज, उस प्रोसेस को हमें यूजर को समझाने के लिए वो समझ लगे, तो हमने उसकी जो जितने भी टास्क है उनको अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर के अंदर आया आपका लेयर सिस्टम। ये लेयर्स केवल आपके समझाने के लिए हैं, क्योंकि इनके समझने से ही आप सारी टेक्नोलॉजी को रिलेट कर पाओगे फ्यूचर में भी, कि हाँ भाई अब ट्रांसपोर्ट में एरर आ रही है, डेटा लिंक में एरर आ रही है, ये समझ पाओगे आप। तो आपके पास एक रिलेटिविटी का एक क्राइटेरियन है, जिसको आपने एक स्टैंजा से, पैराग्राफ से वो टोटल इनपुट को लिखा। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो स्टडी, मैं जो पढ़ाता हूँ, वो बिल्कुल उस अप्रोच के साथ हम लोग चलते हैं जो इन लोगों ने इन चीजों को बनाया होगा, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हीं के बारे में वो फॉलो किया, उन लोगों को। उन्होंने जो समझा होगा, उन्होंने जो सोचा होगा, वो ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तब आपको, और समझाने का काम मेरा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी मेथड है। हम बिल्कुल वहां उसके बराबर पैरेलल चलते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि उसने यार टेक्नोलॉजी में ये चीजें करी क्यों है, ये बनाई क्यों होंगी। तो ये बनाई भाई इसीलिए है कि उसे जरूरत थी, उस जरूरत को आपको समझना है, और फिर देखो आप इंजीनियर बन जाओगे। तो सेम गेम यहाँ पर है लेयर्स का। अदरवाइज लेयर्स नाम की कोई चीज नहीं है। कह रहे हैं लॉजिकल है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लॉजिकल है जी, फिजिकल कहाँ लिखा। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन का अलग से सेपरेशन नहीं करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे ये कर क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। इसका कंफ्यूजन का अभी थोड़ी देर में आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए, क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। ठीक है। हमें क्या करना है, ये फाइल भेजनी है। थोड़ा सा पढ़ते हैं वेबसाइट, वेबसाइट टीसीपी। ये एक ऐसे मॉडल हैं, इनमें आप मुझसे 15 दिन कहोगे तो मैं 15 दिन तक केवल ओएसआई मॉडल को ही पढ़ा सकता हूँ। 1 महीना कहोगे, मैं 1 महीना लगातार पूरे दिन ओएसआई मॉडल पे पढ़ा सकता हूँ, या टीसीपी मॉडल को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये इतने ज्यादा है, वास्ट है। एक एक सर्विस, दुनिया की एक एक नेटवर्किंग अवेयर सर्विस इन्हीं के साथ जुड़ी हुई, हर लेयर के साथ है। आप राउटिंग पढ़ लो, स्विचिंग पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आप उसकी रिलेटिविटी अपने मॉडल के साथ नहीं लगा पाए तो आप कभी भी ट्रबल शूटर नहीं बन पाओ।
इसीलिए मेरे तरीके से ओएसआई को पढ़ता है। फाइल है जी आपके पास, ठीक है, आपको यहां भेजना है। आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले? आपको जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर वाइज काम करता है, आपको जरूरत पड़ेगी एक ओएस की। और ये ओएस कैसा होना चाहिए? नेटवर्किंग अवेयर होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई, सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नेटवर्किंग अवेयर ओएस नहीं हुआ तो नेटवर्क पे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, भले तार बार लाइन खूब लगा लो आप इस पे कैपेबिलिटी नहीं है नेटवर्क को समझने के लिए, तो नहीं चल पाएगा। तो नेटवर्किंग अवेयर ओएस ओएस होना चाहिए। पहले क्या थे, ऐसे ओएस आया करते थे जो नेटवर्किंग में चल भी सकते थे और नहीं भी चल सकते थे। एक नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन होती थी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसे इंस्टॉल कर लो तो वो नेटवर्क लगा लो, नहीं चलेगा तो फिर आपको उसका दूसरा वर्जन लगाना पड़ता था हमारे टाइम में। ठीक है, लेकिन अब कितने भी आप कोई भी अपने विंडोज का या मैक का कोई भी वर्जन ले लो, सारे नेटवर्किंग, बेसिकली नेटवर्किंग अवेयर। ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? कंप्यूटर नेम्स की। पीसी का नाम चाहिए होगा नेटवर्क पे, खो ना जाए ये कहीं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, आपको नाम की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या जरूरत पड़ेगी? और एड्रेसेस की। भाई आप कहीं कहीं कोरियर करते हो तो उसका नेम भी लिखते हो, एड्रेस भी लिखते हो, सारी लोकेशंस वगैरह लिखते हो। तो वो जो एक मेल डिलीवरी सिस्टम है, उसमें कुछ भी आप यूज करना चाहते हो तो आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो नेटवर्क अवेयर ओएस क्या है? ये हमारी वो कोरियर सर्विस है जो हमारे पैकेट को बनाती है, रैप करती है और वो डिलीवर करती है। कंप्यूटर नेम उस नेटवर्क में वो पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है, जो लोकल आइडेंटिटी वहां पे देखते हो वो सारे होते हैं। एड्रेस जिसके ऊपर हमें इस फाइल को ट्रांसफर करना है, बस यही काम करना है। इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। बाद में हमें क्या करना है, कोरियर पर दे देना, कोरियर सड़क पर जाएगा, वो एक सड़क मार्ग वे सेट करेगा और इसके ऊपर आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है। इतना सा काम आपको बेसिक रिक्वायरमेंट। इतना काम करने के बाद, आप बेसिक सेटअप करने के बाद आप क्या करते हो, अपना फाइल को लेकर आते हो। आप अपने डेटा को लेकर आए, पीसी पर रखा, कीबोर्ड माउस को उठाया और कीबोर्ड माउस से आपने उस डेटा का सिलेक्शन किया। आपने फाइल उठाई, आपने देखा फाइल जेपीईजी है, जेपीईजी फाइल है, ओके, मुझे इसे भेजना है। ठीक है, भेजना है कैसे? प्लेन भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ सिक्योर भेजना चाहता हूँ। मीन्स आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हो, आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, आप कंप्रेस कर सकते हो, साइज छोटा कर सकते हो, वो सारे काम आपके। आपने क्या किया, एक फाइल उठाई जस्ट लाइक ये थी, और ये एक जेपेग फाइल थी। इसमें आपने क्या किया, आपने पासवर्ड भी लिख दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इंक्रिप्शन भी लगा दी, मैं इसको इनक्रिप्ट फॉर्मेट में करना चाहता हूँ। ठीक है, SHA लगा दिया, कुछ भी आप करना चाहते हो। और साथ में आप क्या लगाना चाहते हो, उसमें कंप्रेस फोल्डर भी कंप्रेस करना चाहते हो। ये तीनों काम आपने इस डेटा पर और ऐड कर लिया। फिर आपने क्या किया, यूजर को सिलेक्ट किया। रिसीवर कौन होगा? सेंडर तो आप हो, रिसीवर को सिलेक्ट किया और रिसीवर के पास उसी कीबोर्ड और माउस की हेल्प से आपने एक कमांड डाल दी, सेंड। आपने क्या किया, अपना मेल सेंड कर दिया। इतना ही तो काम करना है आपको। इसके बाद ये जो सारा काम है डेटा सिलेक्शन का, ये सारा काम किसका है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। इसका काम क्या है? यूजर का इंटरफेस देना, किससे? नेटवर्किंग अवेयर एप्लीकेशन से, जिससे यूजर डेटा को सेलेक्ट कर पाए। वॉइस है, वीडियो है या टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो सारे काम यहाँ एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। यूजर का इंटरफेस है मेरा एप्लीकेशन, जो मैं डेस्कटॉप पर लिख पा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो, मार्कर चल रहा है, लिख रहा है, ये सारी चीजें क्या है? ये एप्लीकेशन काम कर रहा है। इसी एप्लीकेशन को आप कई बार देखोगे, जब हम आगे कोर राउटिंग में चले जाएंगे तो हमारी बहुत सारी राउटिंग सर्विसेज हैं जो इस एप्लीकेशन पर फिर से दोबारा से इसको रीडिफाइन किया जाएगा। अभी तो दो मशीनों की बात कर रहे हैं बस। इसके बाद कौन सी लेयर आती है भाई? प्रेजेंटेशन। कौन लॉग इन लॉग आउट कर रहा है बार बार? प्रेजेंटेशन, इसका काम बताओ क्या करती है? जो डेटा फॉर्मेट आपने रखा है, आपने तो सेलेक्ट किया था मुझे जेपीईजी में भेजना है या बीएमपी में भेजना है।
ठीक है, या पीडीएफ बनानी है या आरटीएफ बनाना है या कुछ भी बनाना है, वो जो डेटा का फॉर्मेशन है उसके केयर करने का काम करती है, यानी उस फॉर्मेट को सेट करते हैं, फॉर्मेट सेट करते हैं, यही पढ़ा होगा आप। इसी के साथ साथ डेटा में रिलेटेड जितना भी ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? पासवर्ड्स। जितना भी इंक्रिप्शन है, आप डेटा को सिक्योर फॉर्मेट में भेजना चाहते हो, बीच में कोई यहाँ पिन लगा कर बैठा है, उस हैकर बैठा है, वो आपके डेटा को चुरा ना ले, पढ़ ना ले, तो आप उसे क्या कर सकते हो? उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर कर भेज सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इनक्रिप्ट कर सकते हो। दूसरा, आप कंप्रेस कर सकते हो। इनक्रिप्ट कर दिया तो डीक्रिप्ट भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई। रिसीवर जब इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आएगा तो डेटा को उसे डीक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो देखेगा कैसे? कंप्रेस हुआ हुआ है तो डीकंप्रेस भी करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है तो ऑथेंटिकेशन भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो एडिशनल सर्विसेज हैं, ये काम भी इस प्रेजेंटेशन लेयर का ही है। मींस सिस्टम ने डेटा को केयर किया, आपने सेलेक्ट किया, आपने सर्विसेज भी सेलेक्ट कर ली थी, वो सर्विसेज क्या है? उस डेटा के फॉर्मेट को सेट करने के बाद वो सर्विसेज भी लगाने, तो यहीं से सर्विसेज पुश होने शुरू हो जाते हैं डेटा के ऊपर, आपने अपने पास से लगा लिया। और ये सारा काम अभी सॉफ्टवेयर ही कर रहा है, ओरिजिनली आपके डेटा पे ही काम हो रहा है, अभी ये गया ही नहीं आगे। तो इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट करके ये बैठ गया। इसके बाद शुरू होता है आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर जिसे आप लोग कहते हो सेशन। इस सेशन का क्या काम है, किसी को कोई आइडिया? वो सेशन से सेशन क्रिएट करना और उसको मेंटेन रखना और फिर उसको टर्मिनेट करना। ओके, कैसा सेशन? कैसा सेशन? सेशन जैसे हम कोई फाइल भेजना स्टार्ट किए तो उस पर्टिकुलर फाइल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है उसको प्रिजर्व करना। ओके, That is session. Like if I again started some other file, so that will be another session, another flow. ठीक है। And to separate them, we separate them using session. देखो, ये जो सेशन लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, इसका काम क्या करना है? इसका काम है डिस्कवरी। डिस्कवरी किसकी? रिसीवर की। ये रिसीवर को डिस्कवर करता है। आपने तो यहां भेज दिया, एड्रेस ले लिया, इसे भेजना है, तो इसे उसे डिस्कवर करना है और ये चेक करना है कि क्या वो फाइल को एक्सेप्ट करने लायक भी है या नहीं। ठीक है, सही बात है, सेशन बनाता है, करता है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है, सेशन लेयर डायरेक्टली नीचे वाली लेयर से कभी भी बात कर सकती है। आप चाहे फाइल भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, ये जो लेयर्स हैं, अभी हम क्या मॉडल पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, 100% ट्रू नहीं। सेशन, हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, और इसीलिए मैं आपसे वो कह रहा हूं कि ये जो लेयर्स बनाई गई हैं समझने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, वो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते चले जाते हो और डीप जाते हो, तो इन लेयर्स का जो डेप्थ है वो आपको समझ में आने लगती है। सेशन लेयर, बेसिक्स ऑफ द सेशन लेयर का काम क्या है? जो आपने बताया कि दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में एक सेशन बनाती है और उस पर फाइल जाती है, उसमें मेंटेन करती रहती है, और जब वो फाइल कंप्लीट हो जाती है वो उस सेशन को टीयर डाउन कर देती है। ऐसा ही पढ़ा है, ऐसे किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन एडवांस केसेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेशन लेयर का बहुत सारे काम, जैसे इसका काम है सबसे पहले पैकेट स्विचिंग मेथड को सेलेक्ट करना, पैकेट स्विचिंग प्लस डुप्लेक्स। बड़ा घूम के आपका पैकेट स्विचिंग और आपका डुप्लेक्स, इनको मेंटेन करने का काम पैकेट स्विचिंग का, क्योंकि उसका, सॉरी, सेशन लेयर का। ये जो पैकेट स्विचिंग है,
अब पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होगा? आप जो पैकेट भेजोगे, डेटा पैकेट भेजोगे, वो किस तरीके से स्विच होगा नेटवर्क के ऊपर। जो आप नेटवर्क के ऊपर जो आपने डिवाइसेस लगा रखे हैं, वो किस तरीके से उस पैकेट को आप भेजोगे, पुश करोगे, और वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, रिसीव करेगा, उसे हम कहते हैं स्विचिंग हो रही है आपस में। ठीक है, इस इंटरफेस से उस इंटरफेस पे जाना, इस मशीन से उस मशीन पे जाना, इस मशीन से उस मशीन पे जाना, इसे हम कहते हैं स्विच करना। कहते हैं ना, स्विच कर रही है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। तो ये जो पैकेट स्विचिंग है, इसकी दो टेक्नोलॉजी, तीन टेक्नोलॉजी, तीन तरीके से इस टेक्नोलॉजी को मेंटेन किया जाता है। और जिस टेक्नोलॉजी को आपका हार्डवेयर यूज कर रहा होगा, आपका जो फिजिकल मीडिया जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होगा, स्विचिंग की जिस मेथड को यूज कर रहा होगा, उस मेथड के अकॉर्डिंग वो सेशंस बनाते हैं। अब ये स्विचिंग क्या है, इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये तीन है हमारे पास। एक है सर्किट स्विच, एक है पैकेट स्विच, एक है सेल स्विच, सेल स्विचिंग। सर्किट स्विच पुरानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेकिन पैकेट स्विच से ज्यादा रिलायबल। निकलो। सर्किट स्विच क्या होता है? इसमें दो मशीनें आपस में एक सेशन बनाते हैं। सेशन क्या मतलब? दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइस, सेंडर और रिसीवर, एक डायलॉग सेट करते हैं आपस में। उस डायलॉग का मतलब क्या है कि ये डायलॉग हमेशा लाइव रहेगा, जीवन भर। जब तक इन मशीनों में पावर ऑन है, तब तक ये एक सेशन तैयार है, और इस पर कभी भी आओ। आप डेटा भेज सकते हो, कभी भी रिसीव कर सकते हो। चलिए डायनेम माइक्रो स्पार्की वाला होगा। कौन है भाई? सर्किट स्विच में मतलब हो गया, दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस, सेंडर और रिसीवर, आपस में एक सेशन बना लेते हैं। ठीक है, वो अपने तार के ऊपर जोड़ लेते हैं और बात करते हैं कि मैं आपको फाइल भेजने वाला हूँ, और मैं सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ। तो वो जो डायलॉग बनाते हैं, वो हमेशा के लिए लाइव रहता है, फॉर एवर। वो दोनों मशीनें जब चाहें जितना डेटा चाहे भेज लें, साइलेंट भी बैठे, तो उनका जो सेशन है वो आपस में कभी भी कट नहीं होता। ये वो टेक्नोलॉजी। जो पैकेट स्विच है, इसमें क्या है कि आपकी जो फाइल है, उसका एक पैकेट जाता है। हर पैकेट के बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के बाद जब वो पैकेट डिलीवर हो जाता है, सेशन को ब्रेक कर दिया जाता है। जब नया पैकेट जाएगा तो नया सेशन बनेगा। एवरी टाइम, फॉर एवरी पैकेट, न्यू सेशन विल बी रीस्टैब्लिश्ड। वो बार बार एस्टेब्लिश्ड होगा, उसे मेंटेन किया जाएगा। ये काम है पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, जो सेल स्विचिंग है, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी के लिए बनाई गई थी। एटीएम, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये एटीएम मशीन वाली नहीं, एनी टाइम मनी नहीं। हमारी एक टेक्नोलॉजी थी असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, अब जा चुकी है। ठीक है, बहुत कहीं आप यूएस वगैरह में कहीं देखोगे तो एटीएम इंटरफेस आज भी आते हैं, उनमें चल रहे तो चल रहा है। यहाँ भी चल रहा होगा, इंडिया में भी चल रहा है तो चल रहा है। ये भी क्या है, कि स्विच था एटीएम। अभी आप जो देखते हो, आपका जो पैकेट बनता है, आप आईपी पैकेट कहते हो। आप अगर कोई फाइल भेजते हो तो आप आईपी पैकेट ही तो कहते हो। भाई आईपी पैकेट आ रहा है, आईपी पैकेट जा रहा है। सेल के अंदर, एटीएम के अंदर क्या था? आईपी नाम की चीज नहीं थी। वहां क्या था? सेल था एक। 53 बाइट का एक फिक्स सेल है। आप आईपी को बड़ा छोटा कर सकते हो, आईपी पैकेट का साइज छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। इसमें नहीं है। इसमें 53 बाइट का एक सेल था। मीन्स सिस्टम को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था यूजर के कहने पे। उसे चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आप लगाओ, 53 बाइट से ऊपर ना तो कम बनाता वो, ना ज्यादा बनाता, उसी पे चलता था वो। फॉरवर्ड फास्ट बहुत था। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो वो 53 बाइट में सेट नहीं हो सकती थी। तो उसमें डेटा पोर्शन कम कर रहे हैं, बहुत सारे हेडर्स थे, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी बाहर हो गई। ठीक है, बहुत जल्दी बाहर हुई, बहुत जल्दी आई और बहुत जल्दी चली गई। ये जो पैकेट स्विच है, इसमें सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, सर्किट स्विच का जो एग्जांपल है वो है आपकी आईएसडीएन लाइन। आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड स्विचिंग डिजिटल नेटवर्क, यानी कि जो टेलीफोन लाइंस थी जिससे हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट किया करते थे, वो हमारे सर्किट स्विच थे, जिसका हमें किराया जाता रहता था। किराए पे मिलता था, किराए पे आप उसको लेते रहते, पूरे महीने का कनेक्टिविटी बने हुए। पैकेट स्विच में आया फ्रेम रिले और ईथरनेट। फ्रेम रिले क्या था? ये भी एक टेक्नोलॉजी थी, फ्रेम रिले, जो पैकेट स्विचिंग की सबसे पहली लॉन्च थी।
ये क्या कर सकते थे, इसमें हर पैकेट की काउंटर्स होते हैं, एक पैकेट जाएगा, उसे मेंटेन करेगा, डायलॉग को खत्म करेगा और फिर दूसरे के लिए रेडी हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये स्लो है, पैकेट स्विच क्या है, स्लो है। सर्किट स्विच फास्टर है। लेकिन कॉस्ट वाइज देखा जाए तो सर्किट स्विच क्या है, ये केबल जो था ये दो डिवाइसेस के बीच में ही बन सकता था, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें मल्टीपल डिवाइस एक कॉमन सेगमेंट को शेयर ही नहीं कर सकते थे, इसकी लिमिटेशन ये थी सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल डिवाइस एक कॉमन सेगमेंट को शेयर कर सकते, मतलब सर्किट स्विच के डिवाइसेस में आप स्विच नहीं लगा सकते, एक डिवाइस और दूसरी, ये जो हमारा सर्किट पे चल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और मशीन होती जो इन तीनों, ये तीनों आपस में बात करना चाहती है, तो ये सर्किट स्विच में पॉसिबल नहीं था, आज भी नहीं है। पैकेट स्विच में है, ये मल्टी एक्सेस डिजाइन देता है। और दोबारा आगे भविष्य में आप ये कई बार चीजें सुनो। सेल स्विच बिल्कुल अलग ही था, ये खत्म हो गई। ये दोनों टेक्नोलॉजी आज भी लाइव है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करें। इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही आपकी सेशन की क्रिएशन, समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप लोगों ने ये कहा कि ये सेशन बनाता है, ठीक है, और मेंटेन करता, ड्रॉप कर देता। अगर ऐसा होने लगा, ओरिजिनली जो टेक्नोलॉजी क्या करती है वो आपके समझाने की बात है, ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। आपकी 1 GB की फाइल है, क्या पूरा 1 GB का डेटा एक बार में ट्रांसमिट होता है, बताइए। नहीं होता। ये क्या होता है, ये 1 GB का जो पूरा डेटा है इसको छोटे छोटे ब्रेक्स में, पैकेट्स में, साइज में तोड़ा जाता है पहले। ये भी बताऊंगा ये क्यों ब्रेक किया जाता है। ऐसा करते हो, और इसके जो पीस हैं, ये जो पूरे 1 GB का जो फाइल फॉर्मेट आपके सिस्टम में पड़ा था, जो एप्लीकेशन लेयर में पड़ा था, ये इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, और हर पीस को एक पैकेट कहते हैं। पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4, ऐसे 1 GB की फाइल हो सकती है कि 10,000 पैकेट में ब्रेक हो गई हो, छोटे छोटे पीस में, पीस मिल्ड होते हैं। अब अगर सेशन लेयर, आपने क्या करा है, पैकेट स्विच ले ही रखा है, नॉर्मल यही रहता है। 10,000 पीसेस को भेजना है तो आपके हिसाब से 10,000 सेशन बनाने पड़ेंगे, 10,000 टाइम सेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसा ही तो होगा। आपका पूरा सिस्टम केवल इन सेशन को बनाने में ही चोक हो जाएगा। अब ये बात क्या है, हमने एक वर्ड कहा डायलॉग, वो एक किताबी बात है, सेशन बनाती है, मेंटेन करते चले जाते। अब ये डायलॉग क्या है, जब आप लाइन को स्टेब्लिश करते हो, वेन एवर यू प्लग्ड इन योर ईथरनेट केबल इनटू योर लैन इंटरफेसेस, और आप उसमें कोई डेटा नहीं भेजते, तभी आपके ये दोनों सिस्टम, जो सेंडर रिसीवर, जैसे ही लाइन अप होते हैं, आप आईपी एड्रेस वगैरह डालते हो, जैसे ही ऑन होते हैं, नेटवर्क में होते हैं, ये अपने बेसिक पैरामीटर्स इन नेटवर्किंग आर्किटेक्चर से एक्सचेंज कर लेते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि हम दोनों आपस में कंपेटेबल हैं या नहीं। इस कंपेटेबिलिटी का नाम ही ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मींस। अगर आप टीसीपी मॉडल पे वर्क कर रहे हो या ओएसआई मॉडल पे वर्क कर रहे हो, जब भी दो सेम डिवाइसेस आप इसमें, मतलब इन आर्किटेक्चर को फॉलो करने वाली सेम मशीन्स लगाते हो, तो ये पहले से ही समझ जाते हैं वाया यूजिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, आपके जो सिग्नलिंग्स हैं उनसे ही पता लगा लेते हैं कितनी तो बैंडविड्थ है, ठीक है, कितना बड़ा इस पे पैकेट बनाकर भेजा जा सकता है, ठीक है। और इस बैंडविड्थ की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वोल्टेज लेवल के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग, हमारा जो एक सेशन है वो कितनी देर में एक पैकेट को ट्रेवल करा लेगा। तो उसी बेसिस पर सेशन पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं। एवरी टाइम उसे बात करके एक सेशन बनाने की जरूरत नहीं। मेंटेनेंस क्या है, वो कहते हैं ना कि मेंटेन करके रखता है सेशन, ऐसा कोई मेंटेनेंस प्रोग्राम। मेंटेनेंस है जस्ट लाइक आपकी, आपका सेशन, आपका ट्रैफिक वहां पहुंचा ही नहीं तो वो रिट्रांसमिट कर देगा। वो आपसे कहता है आई हैव नॉट रिसीव द पैकेट नंबर 1, तो आप उसको दोबारा भेज सकते हो, दैट इज द मेंटेनेंस। ब्रेक करना, ये बताना
कि आपका पैकेट पहुंच गया है तो दूसरा भेज दो, दैट इज ब्रेकिंग, क्लियर डाउन द सेशंस। हर टाइम सेशंस नहीं बनते। वो जो किताबों में लिखा है उसमें और रियल टेक्नोलॉजी के अंदर फर्क है, क्योंकि उस लेवल को समझने में और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन बीइंग अ ट्रेनर आपको उन सालों को एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, अब इसमें बहुत तरीके की सर्विस है। जैसे एक सर्विस होती है, मैं आपको बताता हूं अभी, PMTDU, पाथ MTU डिस्कवरी सर्विस। ठीक है, पाथ MTU डिस्कवरी क्या करती है, ये ये डिस्कवर करते हैं कि भाई जस्ट लाइक ये मशीन है, ये क्या कर सकती है, इसकी कैपेसिटी क्या है, एक पैकेट का साइज है 1500 बाइट बना सकती है, 1500 बाइट का एक पैकेट बना सकते हैं। आपकी फाइल को 1500 1 GB की जो फाइल है 1500 बाइट के पीसेस में तोड़ सकते हैं। ये वाली जो दूसरी मशीन है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये केवल 500 बाइट्स का ही पैकेट बना सकते हैं। ऐसी सिचुएशन, तो अब इन दोनों के OSI के हिसाब से तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन OSI स्टैंडर्ड को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। बस इसकी जो आप कह लीजिए रिसोर्स कैपेसिटी है, इसका जो हार्डवेयर है या कह लीजिए जो सॉफ्टवेयर है उसमें पावर नहीं है, इससे कंपैटिबल नहीं। ऐसे में सेशन लेयर क्या कहती है कि जब भी आप लाइन अप करोगे, यूजर डेटा भेजे या ना भेजे, मैं PMTDU सर्विस चलाऊं। मैं क्या कहती हूं, अब सेशन लेयर क्या कहती है कि आप एक ऐसा पैकेट भेजो जो MTU को नेगोशिएट करेगा। आप अपना नेगोशिएशन बनाकर भेजना, नेगोशिएट करेगा। ये अगर वहां से कंपेटेबल हुआ तो आपको आंसर देगा, यस यू कैन सेंड द 1500 बाइट डेटा, आई कैन एक्सेप्ट इट, आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दिस MTU। लेकिन अगर ये नहीं कर सकता तो ये भी अपना नेगोशिएशन पैकेट भेजेगा 500 बाइट का। इसके पास पहुंचे भाई, ये 1500 वाले को तो रिजेक्ट कर देगा, ऐसा तो पता ही नहीं 1500 क्या है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये रिजेक्ट कर देगा, ये क्या, लेकिन ये भी नेगोशिएशन चला रहा होगा PMTDU सर्विस से, तो ये 500 बाइट का डेटा यहाँ भेजेगा, मैं तो भैया 500 बाइट का एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही इसे मिलेगा कि मेरा जो कम्युनिकेटिंग रिसीवर है, जिसके साथ मैं नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाऊंगा, चाहे यूजर डेटा भेज रहा हो या नहीं भेज रहा हो, लेकिन ये हो सकता है कि वेन एवर वी प्लग्ड इन, हमने प्लग नेटवर्क लाइन कनेक्शन जब जैसे ही आपका अप हुआ फिजिकल से, तो इन सारी लेयर्स को बत्ती जल जाती है, पता लग जाता है, तो ये अपना काम कर लेती है पहले ही। यूजर डेटा भेजेगा भेजेगा, नहीं भेजेगा नहीं भेजेगा, लेकिन वी आर ऑलवेज रेडी। तो उस रेडीनेस के लिए ये MTU देखते हैं। इसे मिलता है 500 बाइट। यहां से आया, इसने कहा कि मैं तो भैया 500 बाइट की ही कैपेसिटी है मेरी, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी कैपेसिटी को डाउनग्रेड करके 500 बाइट कर देता है। ये 1500 का बनाएगा ही नहीं, क्योंकि PMTDU क्या कह रही है कि जो आपका रिसीवर है वो तो भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी नहीं है इसका मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वो नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन वो 1500 बाइट का लोड नहीं ले सकता, तो 500 का बना लो। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डाउनग्रेड कर जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेशन लेयर। तो सेशन लेयर ने बात कर ली, उसको डेटा की जरूरत नहीं है उसे पहले से ही। अब जब ये सारी चीजें इसी में ऐसे पैरामीटर बहुत सारे सेट हो जाते हैं, जस्ट लाइक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल अपने यहाँ चलता है, आप नहीं चलाते उसको। ठीक है, तो इन बहुत सारी सर्विसेज को मिलाकर ही आपका नेटवर्किंग आर्किटेक्चर यहां पर वर्क कर पाता है। कुछ मशीन है जहां PMTDU चलता ही नहीं है, तो एज इट इज जो डिफॉल्ट उनके दिमाग में है वो 1500 बाइट ही मानकर चलता है। ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं इस तरीके की, नेगोशिएशन सर्विस जो पहले कम थी, आज आने वाले समय में नई नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी डिस्कवरी सर्विसेज आ रही है जिनके साथ आप यहाँ जुड़े हुए। तो ओरिजिनली हर लेयर का जो काम है एक नेटवर्क कम्युनिकेशन में, एक यूजर की जो स्माइली है वहां भेजने के लिए जो काम है, वो जरूरी नहीं डेटा जब आएगा तभी काम करेंगे हम लोग। अगर ऐसा होने लगा तो आप देखना नेटवर्क में डिलेज कितनी ज्यादा हो जाएंगी। ये जो OSI मॉडल है, ये सेंडर और रिसीवर को कहता है कि मैं आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी एक आर्किटेक्चर दे रहा हूं जो जिसमें आप दोनों कॉमनली एग्री करते, देयर इज एन एग्रीमेंट फोर्स्ड बाय द OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, जिसमें जितनी भी आप 2 डिवाइस लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, वो पहले से ही उनके दिमाग में लिखा हुआ है कि एक चीज लिख कर दी हुई है, इसी सेटअप में ही सारा काम, 1500 बाइट 1500 बाइट।
डुप्लेक्स डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, ये सारे काम जो है पहले से ही प्री डिटरमाइंड रखते हैं। मैक एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ये सारे काम वो पहले ही करते रहते हैं बेटे, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं। और उसे जो जिसको जो जरूरत है वो उसी लेयर से डायरेक्ट इंटेक्ट करता रहता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, अब जो लेयर्स का फॉर्मेशन है, लेयर्स का फॉर्मेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन होती है, एप्लीकेशन से नीचे की तरफ जाते हो आप। पहले एप्लीकेशन पे काम हो गया, अब सेशन को तो एप्लीकेशन पे काम ही नहीं करना पड़ा ना, तो वो रूल ओवर रूल हो गया आपका। वो जो काम आप यूं कहते थे कि हाँ भाई ये प्रेजेंटेशन के बाद ये सेशन लगाएगा या फिर वो तो सॉरी ये करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे नेटवर्क में, हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, एक बीटेक के बच्चे के लिए जब वो नेटवर्क कम्युनिकेशन पढ़ रहा होगा तो उसके लिए बात ठीक है, ओके है, इतने सी सही है, कोई नेटवर्किंग बेसिक पढ़वा रहा हो उसमें समझ में आ रहे हो। लेकिन जब आप बात कर रहे हो किसी कोर टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, तो आपको अपने दिमाग की अप्रोच भी थोड़ी सी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही लेयर, वही 7 लेयर का वही फंडा नहीं है, ये बहुत अलग है गेम इसका। क्योंकि ये इंजीनियरिंग वाले में गेम आपको बता रहा हूं, तो इसी तरीके से आपको इसको समझना है। अब वो नहीं बनाना, दिमाग में वो सेट नहीं करना कि एप्लीकेशन से आएगा, नीचे की तरफ डेटा जाएगा, दूसरा साइड उसे रिसीव करेगा और वो डीएनकैप्सुलेट करके आपको हंसता हुआ वो चेहरा दिख जाएगा। तो वो जो रूल है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर है आप लोगों को ये बात सेशन का, मेरे सेशन लेयर? सर मेरा क्वेश्चन था, तो सर सेशन लेयर मतलब प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन जो अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स हैं उनके साथ हमेशा कनेक्टिविटी में रहता है क्या? नहीं नहीं, सबका अपना हम्म, इंडिपेंडेंसी है। देखो ये दोनों आपस में बात करते हैं, इनका है रिलेशन, ओके। ठीक है। ठीक सेशन है। का इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका नीचे वाली से मतलब है। ओके, उनसे मतलब कनेक्टिविटी में हाँ, रहता है, उनसे कनेक्टिविटी रहती ओके। है, ये कभी ऊपर बात ही नहीं करेगी एप्लीकेशन से, अरे तुम हो क्या हो, मुझे क्या लेना देना। ये तो ओके। क्या बता रही है कि इन केस ये इसके डेटा के लिए एक फ्यूचर का पाथ डिसाइड कर रही है। मींस जब भी कोई यूजर ने जस्ट लाइक आपने भेज ही दिया, तो ये सेशन लेयर ने पहले से ही उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया होगा। जब आपने सिस्टम को ऑन किया, जस्ट लाइक आपने लैपटॉप चालू किया, आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, इंटरनेट का वायरलेस कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है सेशन लेयर ने आपके राउटर के साथ कनेक्टिविटी बना ली है। आप चाहे उसमें ब्राउजिंग करो या मत करो। ओके, समझ समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं है कि जब एप्लीकेशन से कुछ आएगा तो ही मैं काम करूंगी, तो इसका रिलेशन भी नहीं है उससे। ये तो प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है उसके लिए कि कभी फ्यूचर में कुछ भेजोगे तो चले जाना भैया, मैंने तो कर रखा है। ठीक, अपने प्री चेक्स पहले से कंप्लीट करके रखते हो। यस, ठीक। इसके पहले ही प्री डिटरमाइंड सेशंस होते हैं, हम्म, ये वो काम कर लेती है सारे। क्लियर है सेशन लेयर? क्लियर है सर। इसका एक काम और है, डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स क्या कहता है, हाउ डेटा डिलीवर। मींस आपकी जो केबल है इसमें क्या होता है, आरएक्स होता है और टीएक्स होता है। चाहे फाइबर लगाओ, चाहे कॉपर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोएक्सियल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आरएक्स टीएक्स का फंडा है। मतलब एक पिन पे रिसीव होगा, एक से ट्रांसमिट होगा। तो अब यहाँ 2 मोड है हमारे कम्युनिकेशन के, एक है हाफ डुप्लेक्स, ये भी जानते होगे आप लोग, और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को भी डिटरमाइन करने वाला, सिस्टम में जो काम करने वाला, वो काम भी सेशन लेयर का है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब या तो आप सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, एक बार में एक ही काम हो सकता है। आपकी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो एनआईसी कार्ड है, वो या तो रिसीव कर सकता है डेटा को या सेंड कर सकता है। जो फुल डुप्लेक्स है, इसमें क्या हो सकता है, आप सेंड भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली, सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर आता है, ठीक है। अब जो डुप्लेक्स आता है वो ऑटो लिखा होता है बेसिकली। ऑटो में क्या होता है कि दोनों डिवाइसेस, सेशन लेयर क्या करते हैं ऑटो में, दोनों डिवाइसेस के डुप्लेक्स चेक कराते हैं। एक साइड में हाफ है तो दूसरे वो भी ऑटोमेटिकली हाफ ही हो जाएगा आपको, दूसरी साइड में फुल है तो भी फुल कर लेगा। पहले क्या था, हमारे पास आता था सेटिंग, जैसे स्विच है, स्विच आपस में फुल डुप्लेक्स पे ही काम करता है हमेशा, राउटर हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। राउटर को स्विच से जोड़ोगे तो स्विच क्या करेगा, अपने इंटरफेस को ऑटोमेटिकली हाफ में कर लेगा, आपको तो जरूरत नहीं करनी पड़ी क्योंकि ऑटो है। तो ये काम कौन कर रहा है, सेशन लेयर कर रहा है। ये देख लेता है, बताता है उसे, हाँ भाई चेक करो डुप्लेक्सिंग क्या है, ये दो डेटा एक बार में ले भी सकता है, भेज भी सकता है, या बस ऐसे ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये डुप्लेक्सिंग का भी काम रिलेटिविटी डायरेक्ट सेशन लेयर से। यूज केस देखा जाए तो यूज नहीं है इतना ज्यादा आज की तारीख में, हमारे टाइम में तो सेट करना पड़ता था, नेटवर्क में बहुत ज्यादा एरर आते थे। अब क्या है, आपने नेटवर्किंग केबल सुनी होगी, स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल बनाते थे हम पहले,
लैन लगाना है तो। नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ अब, नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में जो केबलिंग आप करते हो उसमें क्रॉसओवर स्ट्रेट थ्रो और रोल ओवर, तीन और होते हैं। स्ट्रेट, और रोल ओवर को भी सब पढ़ा देते। रोल ओवर तो क्या कंसोल कंट्रोल केबल है, हो इसका गया। कोई नेटवर्किंग से मतलब नहीं है। हाँ। ये कोई पैकेट वैकेट वैसे नहीं भेजती। क्रॉस ओवर स्ट्रेट ओवर, क्रॉस का थे सेम डिवाइसेस, और स्ट्रेट डिफरेंट डिवाइसेस, मींस स्विच टू राउटर, राउटर टू राउटर लगाओगे तो क्रॉस लगाओगे। अब क्या आ गया, एमडेक्स सपोर्ट आ गई इथरनेट पे, एक नई चीज है। अब क्रॉस और स्ट्रेट का फंडा ही नहीं है। आपने देखा है अभी आप क्रॉस बनाते हो स्ट्रेट बनाते हो, अब आप कभी किसी से पूछा हो तो? हो जाता है सर, स्ट्रेट से भी काम हो जाता है सिम डिवाइस में। सेम डिवाइस में स्ट्रेट से भी हो जाता है। आप जब अपने घर पे जो ब्रॉडबैंड राउटर लगवा कर बैठोगे उसमें देखना वो जो केबल आई होगी स्ट्रेट ही आई हुई होगी। पैच कोड सारे स्ट्रेट ही मिलते हैं। पहले नहीं यस। होता था। हमारे टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, बहुत ज्यादा। डीटीडीसी है, ये है, वो है, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। ये भी किसकी वजह से, सेशन लेयर बहुत स्मार्ट हो गई। जो आपका नेटवर्किंग अवेयर एप्लीकेशन है, एक्चुअली वो स्मार्ट कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा क्या, कि ऑटोमेटिकली पिन के सिग्नल से पता लगा लेते हैं कि स्ट्रेट है तो आरएक्स होता क्या है कि आरएक्स जो जाता है वो टीएक्स में जाएगा एक साइड से। भाई एक ट्रांसमिटिंग कर रहा होगा तो दूसरा एंड रिसीविंग एंड होना चाहिए ना उसका, तभी तो ले पाओगे। मतलब एक तार है, दोनों ही रिसीविंग एंड के काम के लिए बैठे हैं, तो कभी तो डेटा जा ही नहीं पाएगा उनमें तो। यहां से आप किसी को भेज रहे हो, आपका मोड है आपके पिन का रिसीविंग सेंडिंग, ट्रांसमिटिंग, आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो दूसरी जो रिसीवर है उसके उस पिन का मोड रिसीविंग होना चाहिए ना, वो जो ले सके। अब वो भी ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग को जोड़ दे तो काम नहीं हो सकता था। इसलिए क्रॉस और स्ट्रेट का फंडा बनाया जाता था। अब जितने भी लैन इंटरफेसेस हैं वो सारे एमडेक्स सपोर्ट्स के साथ आते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्मार्टली अपने आप देख लेता है अगर मैं यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ तो दूसरी डिवाइस ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटिंग में चेंज कर लेगी इमीडिएट। इसलिए आप कोई भी केबल लगा दो। अब वो केबल पढ़ाने का भी फायदा नहीं है किसी को, क्योंकि अब एक जैसी केबल चलती है। तो ये है स्मार्ट बिहेव किसके, एप्लीकेशंस के। कौन सी एप्लीकेशन, ये वो मैं विनजिप या विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके जस्ट लाइक जो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, ये जो पूरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये इनके फीचर्स हैं। ये साउंड कर दिए गए, ये समझ सकते हैं चीजों को, बात कर सकते हैं, और उसी की कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए जो हार्डवेयर हैं उनको भी ट्यून किया गया, वो भी थोड़े से स्मार्ट बनाए गए। और यही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। आगे आने वाले समय में क्या पता और कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सारे काम जो हैं, ये जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, ये भी सेशन लेयर से, इसे ही आप सेशन कह रहे हो फिर आप, क्योंकि वो सेशन किन के बीच में बना रही थी, रिसीवर और सेंडर के बीच में। तो उनके जो बेसिकली, और उसमें क्या कर रहे थे, आप डेटा भेज रहे थे, तो उस डेटा की जो सपोर्ट है वो सेशन है। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेशन। क्लियर? क्लियर है भाई? यस। यस सर। अब चलो ये बात हो गई, अब आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। वो है कौन से, ट्रांसपोर्ट। नाम से देख लो सबसे खतरनाक रोल है इसका, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खतरनाक काम करती है। सेशन लेयर ने तो सब कुछ सेट करके बता दिया ट्रांसपोर्ट को, हाँ भाई भेजो। ट्रांसपोर्ट कब एक्टिव होगी, जब आपका यूजर का डेटा आएगा। अब यहां से एनकैप्सुलेशन शुरू होती है। जब आप डेटा डालोगे तब ट्रांसपोर्ट को काम करना है। क्या काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, किसी को कोई आइडिया? जो भी पैकेट आता है उसके उसके साथ सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, मतलब एक कैप्सुलेशन टाइप का काम करती है। सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड करती है, प्लस आईपी प्रोटोकॉल ऐड होता है, चलो मैक मैं एड्रेस बताता होता है इस तरह। हूँ, इन चारों लेयर्स को समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल से। मेरा एक एग्जांपल है, मेरा छोटा भाई
ठीक है, वो साइकिलिस्ट था, ठीक है, एक्सपायर हो गया वैसे तो रियलिटी में भी, बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, उसी को यूज कर लेता। साइकिल चलाता है भाई वो, ठीक है, स्पोर्ट्स में। वो यहाँ से बेंगलोर में बैठा है और मैं दिल्ली में। उसने देखा कि दिल्ली में एक इटालियन साइकिल का शोरूम खुला है, और उसने कहा मुझसे, भैया कि ये साइकिल मुझे भेज दो, ये बहुत बढ़िया है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की साइकिल बाइसाइकिल है, मैं इसे चलाऊंगा यहाँ स्टेडियम में, इस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्या की, वो साइकिल खरीद ली। मैंने वो साइकिल खरीद ली। मैंने क्या किया, साइकिल खरीदी, ठीक है, उस पर अब रैपिंग की, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उसको सारे में फोम वोम लगा, ठीक है, बबल शीट लगा, ये सारे काम कर लिए। काम कर लिए, बॉक्स बना दिया, कंटेनर, ठीक, कंटेनर बना के अब मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेस डालना है, ओ सॉरी, उसका एड्रेसिंग करनी है। तो मैंने उसका एड्रेस लिखा कि हाँ भाई ये मेरा भाई है, ठीक है, इसका नाम हो गया, इसका ये एड्रेस हो गया, ठीक है, और ये काम हो गया। अब मैंने सोचा कि मुझे भेजना कहाँ से है, तो मैंने क्या सोचा, मैं इंडियन पोस्टल सिस्टम से नहीं भेजूंगा, मैं कुरियर सर्विस से भेजूंगा, फास्ट जाएगा, कुरियर सर्विस। तो कुरियर सर्विस पे गया, मैं इस बॉक्स को उठा के मैंने उसका एड्रेस लिख रखा था। कुरियर सर्विस ने कहा कि भाई साहब, खाली एड्रेस से काम नहीं होने का, ठीक है, अब अपना एड्रेस भी डालो। मैं कहा अपना तो डाल रखा है भाई, मैंने सेंडर का डाल रखा है, रिसीवर का डाल रखा है, आप भेज दो। ये क्या, ऐसा नहीं, आप क्या करो, अपना भी मोबाइल नंबर दो मुझे, और रिसीवर का भी मोबाइल नंबर दो। वो उसने लिख लिया। मैंने कहा क्यों, क्योंकि जी मैं ट्रैक करके बता पाऊंगा आपको, अगर मेरा डिलीवरी बॉय वहां पहुंचता है, वो वहां पर नहीं मिले एड्रेस पे, तो मैं फोन कर सकता हूँ भाई, तो वो मुझे पता लग जाएगा, तो इंश्योरिटी है कि आपका डेटा डिलीवर हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। नहीं भी हुआ तो बता देंगे, तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा डेटा के लिए। मैंने ये भी दे दिया, उसने वो भी कंटेनर पर लिखा। अब उसने क्या किया, उस कंटेनर को अपने कोरियर ट्रक में बिठा दिया, रख दिया, ट्रक मूव हो गया जी। चला 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 चला, भाई के पास पहुंचा। भाई ने देखा कि यार ये कोरियर आया है, उसने देखा एड्रेस उसका है। उसने फोन करके पूछा मोबाइल फोन पे कि भैया हम आपको डिलीवरी लेने आते हैं, घर पे हैं, कहाँ हैं, कुछ एड्रेस समझा दीजिए। उसने कहा, "हाँ भैया इस स्ट्रीट पर आ जाओ और मैं यहीं पर मिलूंगा।" वो वहां पर पहुंच गया। उसे उसने एड्रेस देखा, एड्रेस यही था, और उसने वो डिलीवरी बॉय ने उसे डिलीवरी साइकिल की कर दी। अब वो गया, बॉक्स को लेकर ऊपर उठा के गया, अपने घर में गया, उसने जैसे बॉक्स को खोला, खोलने के बाद देखता है कि वो जो साइकिल है, उसका हैंडल मुड़ गया है, उसका रिम बेंड हो गया है। समझ रहे हैं, वो जो साइकिल थी, वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, जब वो ट्रांजिट में थी, ट्रांसपोर्ट पर थी, जब वो चल रहा था ट्रक, तो उसमें जो गड्ढे वड्ढे लगे होंगे, वो उसकी वजह से ये जो पैकेट है, ये साइकिल पूरी खत्म हो गई। बड़ा दुख हुआ भाई। उसने मुझे फिर फोन करा, आपने क्या किया था, ये तो साइकिल सारी खराब हो गई, इसके तो पार्ट भी नहीं होने के, ये नहीं होने का, वो नहीं होने का। मैं कहा "अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, पैसा होता भाई दूसरी साइकिल बेच देता, ठीक है, टेंशन मतलब।" उसने कहा अच्छा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं फिर गया उस पे, शोरूम वाले पे। मैं कहा भाई साइकिल दे दो, क्योंकि बाबूजी कल तो लेके गए थे। मैं कहा कोई बात नहीं, एक और देते भाई, हमें तो लेनी है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैं उसे घर पर लेके आया, मैंने इसके सारे पार्ट क्या किया, डीअसेंबल कर दिए टोटल। मेरे समझ में आ गया था, इंजीनियर आदमी है भाई। मैंने डीअसेंबल कर लिया, और हर पार्ट को एक अलग अलग कंटेनर में डाला, अलग अलग। एक में टायर डाल दिया, एक में हैंडल डाल दिया, एक में पेडल डाल दिया, सब डाल दिया। अब इस बॉक्स की पैकिंग करने में मुझे आसानी हुई, और ज्यादा सेफ मैंने इसकी पैकेजिंग कर दी, ठीक है। ऐसे हर पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया, और वो पहचान ले, वो असेंबल कैसे कर पाएगा, ऐसे मैं भेज दूं, ऐसे भेज देता हूँ ऑर्डर में, तो कैसे असेंबल कर पाएगा। मैंने सब पे एक नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 पीस है ये, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा से करने के बाद कुरियर वाले पे फिर से गया। मैं कहा ले भाई, हर पैकेट का हर पैकेट का अलग अलग एड्रेस लिख रहा हूँ, सबके चार्जेस दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब पे एड्रेस लिख रहा हूँ, सब पे मोबाइल फोन लिख रहा हूँ। अब इन्हें फास्टली पहुंचा, कैसे पहुंचाए। अब उसने देखा, अच्छा है पहुंचाना है। अब वो क्या कर सकता है कि मल्टीपल, उसके पास भी मल्टीपल सोर्स हैं, मल्टीपल मतलब गाड़ियां हैं जो चल रही हैं एक साथ, पूरे को एक लोड में ना रख के उसने क्या किया, उसने भी मल्टीपल अपनी गाड़ियों के साथ उसको लोड कराकर थोड़ा सा फास्ट डिलीवरी में पहुंचा कर सकता है, वो एक गाड़ी में भी लेकर जा सकता है।
अब भाई के पास वो पहुंच गया, उसने चेक किया, कोरियर ने देखा, उसने खोला, अच्छा पैकेट्स हैं तो बहुत सारे पैकेट आए हैं इस बार। तो उसने क्या देखा, मैंने उसे बता दिया था फोन पे, मैंने कहा भाई, फोन पर उसे मैंने कम्युनिकेट करके और बताया कि मैं तुझे अब इस सिस्टम के थ्रू फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तू इसे असेंबलिंग कर लियो। उसने पहला बॉक्स देखा 1 नंबर, ओके, 1 नंबर को खोला, ओके है, उसने पीस को रख लिया अलग। दूसरे को खोला, ओके, उसने उस दूसरे पीस को अटैच कर दिया। उसने तीसरे को खोला, देखा उसमें हैंडल था, हैंडल फिर मुड़ गया इस बार फिर से। तो उसने फिर मुझे फोन किया कि भाई भैया वो तीसरा नंबर का जो था उसमें हैंडल था, तीसरे नंबर का क्या था। मैंने अपनी लिस्ट देखी, अच्छा तीसरे नंबर पे तो हैंडल भेजा। मैंने वेंडर को फोन किया, मैं कहा भाई इस बार पूरी साइकिल नहीं चाहिए, केवल मुझे हैंडल हैंडल दे दो। उसने वो हैंडल मुझे वापस दे भेजा, मैंने उसे भी सिंगल कोरियर कर दिया एक पैकेट। तो धीरे धीरे ये जो रिसीवर है, जो मेरा भाई है, उसने वो पूरी साइकिल बना ली इस बार। तो मेरा जो डेटा लॉस है वो नहीं हुआ, मतलब मेरे जो पैसे थे वो खर्च। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समझ में आ गई आप लोगों को स्टोरी? अच्छा। मॉरल ऑफ द यस। स्टोरी क्या कहती है? अगर मैं पूरी फाइल को एज इट इज रख दूंगा फ्रेम पे, वायर पे, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेरेंस, ईएमएफ। कॉपर सिग्नल पे आप चलाते हो तो ईएमएफ चलता है, बिजली का जो वायर अगर उसके साथ कहीं भी टच हो गया तो रिपल्स बनाता है और आपके सिग्नल को खराब कर सकता है। सिग्नल खराब होती है, पूरी फाइल डैमेज, वेस्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, पूरी फाइल को भेजूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, उसके पीसेस करूंगा, और वो काम है इसका सेगमेंटेशन। ये करती है सेगमेंटेशन। प्री डिटरमाइंड साइज है जो सेशन लेयर ने डिस्कवर करके बताया होगा कि एमटीयू भाई इतने साइज का हो सकता है, ठीक है, तो उसी साइज के उस बड़ी फाइल के पीसेस बना देती है, और उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या हो गया, सेगमेंटेशन। और क्या करती है, सीक्वेंसिंग करती है, सीक्वेंसिंग। हर सेगमेंट को एक नंबर प्रोवाइड करती है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जिससे रिसीवर उसे अरेंज कर सके। ऐसे ही उठा के नहीं भेज दिया, जो ब्रेक कर रहे हो उसको वो किस तरीके से ऑर्डर में लगाएगी। सीक्वेंसिंग हो गई, सेगमेंटेशन हो गया, ये दो काम इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी जो डेटा डिलीवरी है वो आप कैसी करना चाहते हो, गारंटेड करना चाहते हो या अनगारंटेड करना चाहते हो, रिलायबल करना चाहते हो या अनरिलायबल करना चाहते हो? रिलायबल का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर डेटा भेजता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि डेटा रिसीव हो गया या नहीं हुआ। मीन्स मैं पोस्टल सिस्टम पे बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन पोस्टल, मैं तो कुरियर सर्विस को ले रहा हूँ। आप कुरियर पे ट्रैक कर सकते हो मेरा डेटा डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, उसके वेबसाइट पर जाओ, ट्रैक कर लो, फोन करो, ट्रैक कर लो। इंडियन पोस्टल सिस्टम की इतनी एश्योरिटी नहीं है, वो जो नीला अंतर्देशीय पत्र होता था, जो पोस्ट कार्ड था, उसे आप डाल दो लेटर बॉक्स में, डालिए आप जाके, तो आपको तो पता ही नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा। तो आप इसके जो गारंटीड डेटा डिलीवरी ऑप्शन है उनको चूज कर सकते हो। वो क्या है, टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटा अगर प्रोटोकॉल। ये क्या करते हैं, आपकी जो डेटा डिलीवरी है उनको इंश्योर करते हैं। टीसीपी इंश्योरिटी देता है, ये इंश्योरिटी नहीं देता। मीन्स टीसीपी आपको बताता है कि आपने अगर कोई पैकेट भेजा है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि रिसीवर रिसीव्ड दिस पैकेट। अगर रिसीवर ने पैकेट रिसीव भी नहीं किया होगा तो भी उसका एक एक्नॉलेजमेंट जो आएगा उसमें ये लिखा होगा कि आई हैव मिस्ड दिस पैकेट। तो जो सेंडर है वो रिट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि मोरल स्टोरी के अंदर वो जो एक पीस उसका बाद में भी जो उसका हैंडल खराब हो गया था, उसने वो मुझे कॉल कर बताया था, नहीं एक एक्नॉलेजमेंट दिया था, भैया पीस नंबर 3 खराब हो गया है। मैंने चेक किया अपने सोर्स पे, पीस नंबर 3 का मतलब था हैंडल। तो मैंने अपने सेंडर से कहा, एप्लीकेशन वाले बंदा जो बैठा था उससे कहा था इस एप्लीकेशन का पीस नंबर 3 दे, तो ट्रांसपोर्ट ही बताएगी कौन सा पीस है उसमें से, वो उसमें से आप पिक कर लोगे और उसको क्या कर सकते हो, रीट्रांसमिट कर सकते हो। तो कुरियर सर्विस है ये, और इंडियन पोस्टल सिस्टम है ये। यूडीपी क्या करती है, आपके पैकेट्स को लेगी, सारे को भेज देगी, किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रास्ते में टूट जाए, फूट जाए, आपके पास पहुंचे नहीं पहुंचे इसकी भी गारंटी नहीं देती। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। समझ गया आप मेरी बात? तो ये जो चारों काम है ये नेटवर्क लेयर के काम, ट्रांसपोर्ट लेयर के काम, रिलायबल अनरिलायबल डेटा डिलीवरी और सेगमेंटेशन और सीक्वेंसिंग।
क्लियर है? सेगमेंटेशन का काम। इसके बाद फिर आती है नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर क्या है? वही जो मैंने उसका एड्रेस लिखा था, पोस्टल एड्रेस, अपने घर का एड्रेस लिखा, उसके घर का एड्रेस लिखा, ठीक है, बड़ा मेजर जो एड्रेस है वो एड्रेस है जिसे आप लोग क्या कहते हो? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस है एक, ठीक है। ये एड्रेस लिखा सोर्स का, डेस्टिनेशन का, ठीक है। उसके बाद और यहां पर फिर आपका जो पीडीयू है, इसे हम पैकेट कहने लगते हैं। आईपी लगते ही हम कहते हैं पैकेट हो गया, नॉर्मल सेगमेंट का काम हो जाता है पैकेट, नाम हो जाता है पैकेट हो गया जी। उसके बाद आती है डेटा लिंक। इसका काम क्या है? इसका काम है वो जो कुरियर वाले ने मोबाइल नंबर मांगा था मेरे से कि अपना भी दो और उनका भी दो भैया का, रिसीवर का, वो जो मोबाइल नंबर है वो है आपका मैक एड्रेस। तो ये इस पैकेट के ऊपर सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस फीड करते हैं। ये काम हो गया। इसके बाद शिफ्ट होते हुए फिजिकल पर। फिजिकल कौन है? ये वो आपका ट्रांसपोर्ट डिलीवरी मैन, यानी जो ट्रांसपोर्टर है वो। अब आपने वायरलेस लगा रहा हुआ है तो, फाइबर लगाया हुआ है तो, और आपने कॉपर लगाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नलिंग को, आपके जो डेटा इनपुट्स हैं इनको बिट्स में कन्वर्ट करती है, और जैसे उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वोल्टेज सिग्नल से +और -5 के सिग्नल्स में आगे ट्रेवल करा देते हैं, ठीक है। दूसरे एंड पर जब बिट्स आते हैं तो सेम वही वाला बंदा, यानी मेरा भाई, उसको रिसीव कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टर का जो डिलीवरी मैन है वो आपको वहां पर लेकर जाता है, वो मेरे भाई को देता है, फोन करता है। फोन करने का मतलब हो गया वेरीफाई हो गया। तो अब जब भाई के हाथ में वो पैकेट आया तो उसे उस फोन नंबर की जरूरत नहीं है, वो उससे फोन कर सामने खड़ा है तो फोन करने की जरूरत नहीं है, उसे पता है ये मेरा ही था, मुझे क्योंकि अभी कॉल करी थी इसने। उसके बाद वो क्या करता है, उस फोन नंबर की जरूरत नहीं, फिर वो लॉजिकल पर जाता है, मतलब एड्रेस भी देखा, हाँ एड्रेस भी मेरा था, ओके ठीक है, ये भी मेरे सामने है, मेरे लिए ही है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया, सोर्स भैया ने देखा था, भैया का भी एड्रेस आ रहा है, भैया का नंबर लिखा हुआ है, उसे खोल देता है, फिर अनबॉक्सिंग करता है, ठीक है। अनबॉक्सिंग करने के बाद वो देखता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब कुछ है, और वो मुझे क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है, भैया यस रिसीव्ड, फाइनली आई हैव रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स, नाउ आई कैन वर्क विद द बाइसिकल। फिर वो उन पैकेट्स को अरेंज करना लगता है, असेंबल करने लगता है वहां पर, और असेंबल करने के बाद एक फाइल बन जाती है, और फाइल पर बैठकर वो जा सकता है क्योंकि वो एप्लीकेशन है। तो वो फाइल ऐसे ही, वो स्माइली इसी तरीके से सेंड होते होते आपके डेस्कटॉप पर आ जाती है, और डेस्कटॉप पर आप उसे देख लेते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आर्किटेक्चर। समझ में आया? यस। सो ये जो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर हैं ये इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन सम अदर फीचर्स ऑल्सो देयर, जस्ट लाइक योर राउटर्स, आपके स्विचेस, और आपकी और अलग अलग डिवाइसेस, जिनमें जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन लेयर काम कर रही होगी या प्रेजेंटेशन काम कर रही हो। देयर आर सम स्पेसिफिक डिवाइसेस फॉर द नेटवर्क इंजीनियर पर्सपेक्टिव, राउटर्स, स्विच, और यहां पर आप कह सकते हो हब। यूजुअली फायरवॉल्स, जो फायरवॉल्स हैं सिक्योरिटी उनकी कैटेगरी है, वो कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर पर भी काम। मीन्स जो फायरवॉल है वो 7 लेयर की स्विचिंग कर सकता है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक चेक कर सकता है। राउटर केवल लेयर 3 तक, मतलब नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को देख सकते हैं, इससे ऊपर उसमें डेटा में इसका कहने का मतलब क्या है, वेन एवर राउटर रिसीव एनी पैकेट डेटा पोर्शन ऑन देयर इंटरफेस, उसके इंटरफेस पर रिसीव करता है, तो उसका जो डीएनकैप्सुलेशन करता है, खोलता है, वो क्या करता है, फिजिकल लेयर से पहले मैक लेयर पर आएगा, डीएलएल पे आएगा, नहीं डेटा लिंक से, डेटा लिंक में मैक एड्रेस चेक होगा, और मैक एड्रेस चेक होने के बाद क्या आता है, लेयर 3 पर उसके ऊपर, उसके अंदर नहीं जा सकता, पैकेट के अंदर क्या लिखा है, कौन सी फाइल है, क्या था, वो उसको नहीं पढ़ सकता राउटर, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लेयर 3 तक की। उसे पढ़ने के बाद वो दोबारा से उस पैकेट को री एनकेप्सुलेट करेगा, बाकी 3 लेयर जो उसने हटाई थी वो उसे लगाएगा, फिर आगे भेज देगा। लेकिन जो फायरवॉल्स हैं सिक्योरिटी वाले, उन्हें तो वायरस चेक करना है भाई, अब वायरस चेक करना है तो उसे डेटा के अंदर भी झांकना पड़ेगा, तो उस पैकेट को पूरा खोल लेते हैं, चेक करते हैं, और फिर दोबारा से बना के तब आगे भेजते हैं कि हाँ नो वायरस। इसलिए एंटीवायरस लगाते हैं, सिस्टम स्लो हो जाते हैं आपके। देखा है आपने? आप एंटीवायरस बंद कर दो अपने, फायरवॉल बंद कर दो आप अपने, और आपका सिस्टम फास्ट प्रोसेस करने लग जाता है।
ठीक है, कई बार हम फायरवॉल बंद करके काम करते हैं अपना, कई बार ऑन करके काम करते हैं, हम यही करते, इसी धंधे में लगे रहते हैं। तो वो क्या है कि स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना, प्रोसेसिंग की स्पीड। अब जैसे मुझे किसी सॉफ्टवेयर को चलाना है यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, अब मैंने देखा कि फायरवॉल की पॉलिसीज ऑन है और वो उसको बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो उसे रोक रही हैं, पढ़ रही हैं, चेक कर रही हैं, और मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फायरवॉल बंद कर देता हूँ। ऐसा काम करते हैं ना हम लोग बेसिकली। तो वो क्या है, वो लेयर की उतनी चीजों को पढ़ता है, फिर आपको आगे जाने देता है। तो जितना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर आपका ये स्ट्रक्चर, ये जो आर्किटेक्चर यूज करेगा पैकेट फॉरवर्डिंग में, उतना ही डिले आपको लगेगा। इसलिए सेशन लेयर पहले ही काम करके रख लेते, जो कम से कम उसे ना करना पड़े बार बार। इसलिए काम ही नहीं करती बार, सब काम ऑटोमेटिकली सेट होता रहता। क्लियर है? दो क्वेश्चन है बिल्कुल पूछिए। सर। हमने इंट्रो इंट्रो क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा सेशन ये ओएसआई लेयर पे। हम्म। उस समय बात हुई थी कि जो आईपी है वो ओएसआई लेयर में के लिए नहीं बनाई गई थी, ये रेडी नहीं करता ये अपना। आपने कुछ नाम बताया था, बिल्कुल मुझे याद बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज अभी हम आईपी की बात कर रहे हैं हाँ और जो टीसीपी यूडीपी की बात करते हैं, क्या वो आईपी पे ही रिलायबल है या मतलब ये सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए है, चाहे देखो, वो आईपी बेस्ड हो या ना हो? कॉन्सेप्ट क्या है, सर्विस है कनेक्शन ओरिएंटेड। दो मॉडल है आपके जो आर्किटेक्चर है। अब इनमें दो वर्ड्स और हैं, अभी ओएसआई खत्म नहीं हुआ है, ये मैं वही बताता आपको। और एक है कॉन्सेप्ट कनेक्शन लेस। मैंने आप लोगों से, जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन था, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक सवाल कि ये क्या चीज है, तो आप सब लोगों ने कहा ये तो टीसीपी है और ये यूडीपी है। ठीक है, मैंने, और ये आंसर गलत था। टीसीपी और यूडीपी दोनों कनेक्शन लेस। टीसीपी एंड यूडीपी दो, बोथ आर द कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस वो होती है जो पैकेट स्विचिंग को यूज करते हैं, मीन्स आपकी ईथरनेट एनवायरमेंट। ठीक है, और जो टीसीपी आईपी मॉडल है, जो टीसीपी आईपी मॉडल है, जो आर्किटेक्चर है, वो टीसीपी का ही बना हुआ है, आईपी उसी का पार्ट है। तो वो बाय डिफॉल्ट कनेक्शन लेस ही है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं। कनेक्शन ओरिएंटेड वो सर्विस होती हैं जो सर्किट स्विचिंग को यूज करते हैं, जिसमें कनेक्शन एक बार बन जाता है फिर वो जाता नहीं। जो ओएसआई मॉडल है, उस पे खासियत थी, वो दोनों तरीके की सर्विस को चला सकता था। उस पे कनेक्शन ओरिएंटेड भी प्रोटोकॉल है और उस पे कनेक्शन लेस भी प्रोटोकॉल है। मींस ओएसआई मॉडल सर्किट स्विच पे भी वर्क कर सकता है और ओएसआई मॉडल पैकेट स्विच पे भी काम कर सकता है। पैकेट स्विच के पास इसके लिए है सीएलएनपी सर्विस थी, कनेक्शन लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, जस्ट लाइक योर टीसीपी। जैसा आपको टीसीपी और यूडीपी आईपी जैसा काम करता है, टीसीपी आईपी, ऐसा ही इसके पास सीएलएनपी सर्विस। इस पे सर्किट स्विच का भी है। ठीक है, इसके पास, लेकिन जो आपका यूडीपी ये टीसीपी आईपी मॉडल है, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, उसके पास जो अपना ट्रांसपोर्ट है दैट इज आईपी। टीसीपी आईपी बोलते हो जैसे आप, बेसिकली आईपी कंटेनर, जो डेटा का कंटेनर है वो आईपी। इस आईपी को आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट से नहीं है, ये तो आईपी का वो बॉक्स है जिसके अंदर मैंने पैक किया है अपने डेटा को। ऐसे ये जो सीएलएनपी वो कंटेनर है। आईपी को आप रिलायबल भेजना चाहते हो या नहीं भेजना चाहते, ये आपकी कंडीशन है। आप इसके एक्नॉलेजमेंट लेना चाहते हो और नहीं लेना चाहते। ठीक है, वो गारंटेड डेटा डिलीवरी, अनगारंटेड डेटा डिलीवरी का मतलब कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड से नहीं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड डायरेक्ट आपके सेशन लेयर को रिकॉर्ड करता है, से रिलेटेड होता है। यानी कि उनके जो कनेक्शन बनाने का जो स्विचिंग फॉरवर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हो, तो जो कनेक्शन लेस सर्विस है इसमें सर्किट स्विच सपोर्ट ही नहीं करते टीसीपी में। ये फर्क है दोनों का। क्लियर है? यस सर। तो जो ओएसआई मॉडल था उसके पास पावर थी, लेकिन ओएसआई मॉडल क्या था, अब ये तो आपके 32 बिट में लिखी हुई है भाई, डॉट 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 चार उसमें लिख दी, 128 बिट में लिख दी, बाइनरी में लिखा हुआ है। लेकिन ओएसआई का जो आईपी एड्रेस है, जैसे इसमें आईपी एड्रेस है, इसका जो सीएलएनपी एड्रेस है
वो मैक के फॉर्मेट में लिखा होता है, यानी हेक्सा में। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, इसको पढ़ना याद करना ही मुश्किल है अपने आप में भाई, हेक्साडेसिमल में। अब जैसे आप 50 आईपी याद करने लगो तो 50 आईपी एड्रेस तो याद हो जाएंगे, हेक्साडेसिमल में 50 एड्रेस याद कर लोगे आप? दो तीन भी नहीं होते। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी ओसाई मॉडल की, इस वजह से इंजीनियर्स की जो कम्युनिटी थी वो उसने इसको पिक नहीं किया। दूसरा, इसका जो फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, काम यही है सारा। लेकिन इसके जो नोटेशन है, जो विजिबिलिटी है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देखते हो काम करते हो, वो यूजर फ्रेंडली नहीं थी ओएसआई मॉडल की। हम काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, एग्जांपल था आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल है का, वो ओएसआई का है। और जो ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल है वो टीसीपी का है। दोनों में फर्क था। और पहले आईएसआईएस आपको लगाना पड़ता था तो आपको ये वाली हेक्साडेसिमल आनी चाहिए, ये क्योंकि आईपी एड्रेस तो इसमें लिख ही नहीं सकते थे आप। बाद में आज इंटीग्रेटेड आईएसआईएस है, आज आप सब जगह आईएसआईएस को देखते हो, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क को जब आप कहीं जाओगे देखोगे तो आईएसआईएस लगा मिलेगा, क्योंकि आईएसआईएस को इंटीग्रेट किया गया किसमें, मतलब दोबारा से रीराइट किया गया आईपी एड्रेस को समझने के लिए। और उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड आईएसआईएस, और वो मेरे टाइम में ही आ गया था, मतलब बहुत जल्दी आ गया था। ठीक है, तो सर्विसेज चेंज हो गई। लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं, मैं 7 लेयर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 7 लेयर्स में और ज्यादा डिटेलिंग की जा सकती है। इंस्टेड ऑफ टीसीपी आईपी के जो 5 लेयर्स हैं, उनसे 4 लेयर्स 5 लेयर जो भी हैं, उनसे ज्यादा थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें होती है। बाकी काम दोनों का एक जैसा सा। अब आप प्योर आईपी पर काम करते हो, प्योर आईपी एनवायरमेंट। पहले और अलग थे, एक्सएनएस एनवायरनमेंट हुआ करता था, उसमें आईपीएक्स चलता था, नोवल नेटवर्क एक अलग से था, तो बहुत सारे आर्किटेक्चर थे उस समय। क्लियर है जी? यस और क्या था सवाल इसके अलावा? यही दो थे ना सर कि आईपी एड्रेस का डिस्कस कर रहे हैं हम, जबकि ये सीएलएनपी पे था। हाँ, लेकिन जब भी वैसा लेयर का एक्सप्लेनेशन होता है तो वहाँ पे आईपी यूज आईपी वो मतलब सब वर्ड यूज होता है कि लोगों को पता ही नहीं है दरअसल, क्योंकि वो एसआई का ओरिजिनलिटी, दे डोंट हैव द टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओएसआई। तो ओएसआई के वो जो नेटवर्क बेसिक किताब में लिखा हुआ है ना, वो जैसे मैंने अभी पढ़ा है कि आईपी बोल दिया, लेकिन ओरिजिनल ओएसआई को अगर डीप में जाओगे तब आपको पता लगेगा ओएसआई आईपी पे काम करता ही नहीं कभी भी। ये नहीं जानता मतलब आईपी कि एड्रेस क्या जो है, ये भी हम मतलब पैक 32 बिट का जो नंबर है ना आपका, 32 बिट डॉटेड डेसिमल जो है, वो नहीं जानता है। ना उस मतलब एड्रेस जो को भी पैक जानता, ना उस कंटेनर को जानता, आईपी को लेकर। मतलब कि जो भी पैकेट एंड ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब ऐड हो रही हैं, उसके साथ जहाँ भी एड्रेस यूज होगा वो सीएलएनपी एड्रेस यूज हाँ, होगा, जो उसका कि एड्रेस ही हेक्साडेसिमल के सीएलएनपी है, फॉर्म वो में। जानता ही नहीं किसी 32 बिट को। तो और आईएसआईएस अगर आईपी पर काम कर पा रहा है तो उसे इंटीग्रेट किया गया है आईपी के साथ, बनाया गया दोबारा से, इसलिए चल पा रहा है, अदरवाइज नहीं चलता था पहले। ठीक है, तो ये इस पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल तो फिर काम नहीं कर रहा है ना ये, उसके लिए आगे फॉरवर्ड के लिए, मतलब कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड जो हाँ, भी डिसाइड हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पे फिर टीसीपी आईपी काम करेगा, टीसी क्योंकि जब नहीं, ये आईपी आईएसओ में तो सीएलएनपी करेगा, सीएलएनएस, और सीएल इसका एक और आता है, सीएलएनएस सर्विस है, और एक इसका इसके पूरा है, मेरे टंग पे आ रहा है, X.25। इसका जो सर्किट स्विच वाला है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, दैट इज X.25 प्रोटोकॉल। मतलब आईपी की जगह सीएलएनपी यूज हो रहा है हाँ, यस। और टीसीपी यूपी की जगह सीएलएनएस हाँ, क्या यूज हो ओरिएंटेड रहा है? आप चलाओगे तो X.25 इज द प्रोटोकॉल, और अगर ओके। कनेक्शन लेस चलाना चाहते हो तो सीएलएनपी। इसका नाम ही कनेक्शन लेस नेटवर्क पीडीयू। यहाँ पैकेट नहीं बोलते, इसमें जैसा आप यहाँ पैकेट समझ। बोलते हो ना, हाँ हाँ। टीसीपी में पैकेट, यहाँ पीडीयू बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कहते हैं। ओरिजिनल जो ऑथेंटिक जो टर्म्स हैं ओएसआई की, यहाँ तो ये जो पैकेट वैकेट वाली जो बात है, ये सारी टीसीपी की टर्म्स हैं जो हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर अच्छा। डेडिकेटेड ओएसआई को अगर कंपेयर करता हो तो हम यहाँ पीडीयू बोलते हैं। वहां पैकेट नाम की चीज ही नहीं है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में पैकेट कहीं लिखा ही नहीं, पीडीयू लिखा हुआ है हर जगह। लेकिन क्या है, आयरनी ऑफ लाइफ देखे, ओएसआई अब वर्क में नहीं है, टीसीपी है, लेकिन समझने के लिए फिर भी ओएसआई टीसीपी को दोनों को बात करनी जरूरी है। डिफरेंसेस ये हैं, लेकिन दोनों में फर्क, बहुत सारे फर्क है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आगे जाके भी आपको और पता लगे। ओएसआई मॉडल को समझना इतना आसान नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि हफ्तों बात कर सकता हूँ इन मॉडल्स के ऊपर, तो वो यही सारी बातें हैं।
क्लियर है जी? और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? अब हम जो स्टडी करेंगे वो अपनी लेयर्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। पहले हम करेंगे लेयर 3 अपना, ठीक है, फिर करेंगे हम लेयर 2, फिर लेयर 3 और लेयर 2 को कंबाइंड करेंगे, ठीक है, और कंबाइंड करने के बाद आप उसके ऊपर पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो लेयर 7 की एप्लीकेशन हैं या जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो आपकी इसमें आएंगे, और इस तरीके से आप पूरा इंटरप्राइज नेटवर्क को एक दिन समझ जाओ। क्लियर है? अभी जो डेटा लिंक लेयर है ये भी बहुत सारे काम करती है, इसे नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। एक बार और डेटा लिंक को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो डेटा लिंक आपको यही पता है ना कि ये सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पुट करती है। इसके अलावा भी बहुत काम है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी? यस सर। सो आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग टू द ग्रुप, और जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसमें ऐड कर दूंगा मैं। आप इसको देखना रखना फ्यूचर के लिए, ठीक है। थोड़े से सेशन अभी हमारे लॉजिक्स के बेस पर है, और उसके बाद फिर हम लैब्स पर चलेंगे। उसी तरीके से रिसोर्सेज आएंगे आपको बुक में शेयर कर दूंगा सीसीएन एंटरप्राइज की, ठीक है। और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बुक्स आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक है। आई होप सेशन हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए और काम आएगा। मिलेंगे इसी सेम टाइम में नेक्स्ट सैटरडे में, ठीक है, 7 PM अपने पूरे जोश के साथ। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नमस्कार सर एक क्वेश्चन था। जी। बिल्कुल। जो राउटर होते हैं और जो रिले चीज होते हैं, सर सेम चीज होती है ये क्या कि चीज कुछ भाई? डिफरेंस? सर जैसे हम बोलते हैं ना लेयर 3 राउटर, सॉरी हाँ स्विचेस हाँ एंड राउटर्स, सर ये हाँ। सेम सेम चीज होती है, मतलब नहीं भाई, सेम सेम ही वर्क होता है दोनों का? नहीं नहीं, डिफरेंस। सर क्या डिफरेंस होता है इनमें? इनके हार्डवेयर में डिफरेंस होता है, पहली बात तो इनका जो इंजन है उसमें भी डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस का मतलब आप ये समझ लीजिए जो काम राउटर्स कर सकते हैं वो सारे काम स्विचेस नहीं कर सकते। देयर आर सम ओके रिस्ट्रिक्शंस। और बाय डिफॉल्ट लेयर 3 लेयर 2 मोड में ही आते हैं, लेयर 3 में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। ओके ओके, यू ठीक है विल सर। लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम्स टू द लेयर 3 पार्ट, डोंट वरी। ओके और कोई क्वेश्चन है भाई किसी का? जी सर, थैंक यू। ओके जी, चलो मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे जोश के साथ। मिलेंगे तभी, ठीक है। कोई डाउट हो तो तो व्हाट्सएप पे सर, कर सकते हो आप लोग। ओके जी, बाय बाय, सर गुड नाइट। थैंक्स, गुड नाइट। थैंक यू।